भाई देखना ये नोट्स है किसी बच्चे के। नोट्स फाड़ दो वरना आईआईटी भूल जाओ। अबे यार फिर से वही बकवास यार। अगर आप स्ट्रैटेजी बता रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ। बैठ जा भाई, बैठ जा, बता रहा हूँ सब पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्लीज बैठ जा रोहित। मैं यहाँ पे आया हूँ जेई 2026 टू 2027 वाले बच्चों के लिए जो अभी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। वो कैसे आईआईटी में जा सकते हैं, कैसे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ला सकते हैं। अगर वो बता रहे हो तो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ, अब मैं मजाक नहीं करूंगा, ठीक है, सच्ची बताऊंगा, ठीक है। और ठीक। भाई प्लीज प्लीज भाई चाय लेके आओ रोहित के लिए, और कुछ खाने को क्या खाएगा? पिज्जा खा लेगा? पिज्जा जो आपका। चलो पिज्जा खाएगा, ठीक है। कौन सा पिज्जा, फार्म हाउस या इंडी तंदूरी पनीर? यार फिर वही पिज्जा की बात। स्ट्रैटेजी पे आओ यार, स्ट्रैटेजी। अरे ऑर्डर कर देंगे ना, थोड़ी देर में आ जाएगा इतने। जो जो आपका मन करे वो मंगा लो। ठीक है भाई, दोनों मंगा लें, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि एक बच्चा क्लास 10 से 11th में आता है, मतलब वो जेई 2027 के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए अगले 2 साल के लिए, जिससे कि वो टॉप आईआईटी मतलब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पहुंच जाए और ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेकर आ जाए। यार इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, तो मतलब इसको थोड़ा इस पे डिस्कशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पर मतलब मोटा मोटा जो आइडिया होता है ना यार, जैसे देखो किसी को यार अगर 1 साल में भाई बॉडी बनानी है या हेल्थ चाहिए, तो क्या है भाई 1 साल एक्सरसाइज करेगा तो बनी जाएगी, पर एक्सरसाइज होती नहीं है लोगों से। सही बात। लेकिन क्या होता है कई जगह पे, जैसे आप देखोगे कि डाइट को लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लोग गलत डाइट ले रहे हैं, सोच रहे घर के खाना खा रहे हैं, पर उसके अंदर वो कार्ब्स वगैरह सब खा रहे होते हैं, राइट है ना। इस तरह से ना एक तो नॉलेज होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए, कि नॉलेज माने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं कह रहा मैं, पर जेई के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब जो ज़्यादातर बच्चे मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ऑनलाइन में खासकर, कि बच्चे इनफैक्ट ऑफलाइन में भी यही था कि बच्चे लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, ऑल वो भी नहीं करते, उसके भी बैकलॉग बन जाते हैं, पर लेक्चर अटेंड करना तो चलो मानते हैं लोग, सबको करना चाहिए, पर वहीं पे बच्चों की ना सब खत्म हो जाता है। बच्चे की पढ़ाई जो है जहाँ जिसके मतलब लेक्चर देखने के बाद पढ़ाई चालू होनी चाहिए, राइट, पर लेक्चर देखने पे खत्म हो जाती है बच्चे की पढ़ाई। तो ज़्यादातर बच्चों का ये एक स्टोरी है, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैं एक स्टैट पे देख रहा था कि बच्चे जब जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन शुरू के 3 महीने में ही छोड़ देते हैं। मतलब अगर 10 लाख बच्चे पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से 5 लाख बच्चे ऐसे ही होंगे जो 3 महीने 4 महीने में जेई प्रिपरेशन को ड्रॉप कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चीजें समझ नहीं आती। तो यार डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं बच्चे? डिस्ट्रैक्ट होके क्या करते हैं? क्या मतलब कि वो जेई छोड़ देते हैं, एज इन कि जेई नहीं करते, गिव अप कर देते हैं। तो जैसे गिव अप करके कहाँ जाएंगे? फिर टाइम पास करते हैं, या तो फिर लेक्चर्स नाम के लिए देख लिया, सोशल मीडिया पे वेब सीरीज देखते हैं, मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलो वो तो हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पर फिर मान लो जैसे अभी 11th का बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, टाइम पास किया उसने, 12th आ गई, फिर टाइम पास कंटिन्यू रहा मान लो, राइट, एंड में अब जेई देगा वो या नहीं देगा? देगा जेई, तो जेई देगा तो फोन नंबर के बराबर रैंक आएगी उसकी, भाई, और आती भी है, फिर हर साल बच्चों की आती है। तो बच्चे को पहले ही पता है बात, तो क्यों करता है सब? वही तो बड़ा सवाल है। कई बार बच्चों को क्या होता है कि वो सही चीजें नहीं, मतलब लेक्चर्स समझ नहीं आते। मतलब जैसे बच्चा, सबसे पहला जो सवाल आता है ना बच्चे के माइंड में, और सबसे बड़ा जो दिक्कत करता है सवाल, वो है कि भाई 10th का सिलेबस होता है बहुत छोटा सा, 11th में आता है, वो देखता है पहाड़ जैसा सिलेबस हो गया, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, स्कूल साथ में चल रहा है, अब इतनी सारी चीजें वो मैनेज ही नहीं कर पाता। इसका क्या सोल्यूशन है? भाई आगे देख तेरे लिए चाय मंगा दिया, प्लीज जाइए मत, ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। कुछ चाय के साथ भी ला दो, नमकीन बिस्किट वगैरह। तो बच्चे को क्या करना चाहिए जिससे कि वो, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा जंप है ना 10 से 11th में, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। यार ऐसा होता है, देखो जेई एग्जाम, जेई और नीट जो है ना, ये एक ऐसे क्रॉस रोड पे एग्जाम होता है एक बंदे की जिंदगी में, जब वो एक बच्चे से अडल्ट बन रहा होता है, ठीक है, मतलब इमेच्योर से मैच्योर हो रहा होता है, और वो एक ट्रांजिशन फेज है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे क्या होता है ना, जब अडल्ट बन जाते हैं लोग, देखना कोई अडल्ट आपको ना ऐसा दिखेगा ओ यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। सारे अडल्ट जो होते हैं रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो लोग रोज आके मेहनत करते हैं, और कई बार यार, मतलब कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम्स वो जॉब्स होती है जो उनको पसंद भी नहीं होती, और वो रोज आके अपना घर चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए सारे लोग जॉब करते हैं। ये एक रियलिटी है, राइट। और मैच्योरिटी हिट होती है तो बंदे को करना ही पड़ता है।
हाँ। पर मैच्योरिटी हिट होने से पहले बंदे के ना हसीन ख्वाब होते हैं। और हसीन ख्वाब में नहीं कह रहा कि आईआईटी एम करता है ये सब वो सब। हसीन ख्वाब मतलब उसको लगता है कि बहुत सिंपल है चीज़ें और वो तो इस दुनिया का शहंशाह, वो तो कर ही देगा। तो उसको लगता है कि आईआईटी बॉम्बे सीएस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भाई मान ले संकल्प है, ठीक है, संकल्प जौहरी है ना अपना, या और भी जैसे अजय है, ठीक है, मुझे नहीं पता तेरे को ऐसे कमेंट आते हैं कि नहीं आते, पर जनरली मतलब जब वो बंदे आईआईटी के बारे में जनरली कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो लोग उनको कमेंट करते हैं कि तूने भाई तू तो सिर्फ एनआईटी ही पहुंचा। सही बात है। मैं क्योंकि इतने सालों से गाइड कर रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी है, जब वही बच्चा 12th पास करना जेई देता है और जब उसका एनआईटी भी नहीं होता ना, तब उसको वैल्यू पता चलती है एनआईटी की क्या होती है। सही बात है। और ये ज्यादातर कमेंट्स अगर बताएं ना, जनरली ये बच्चे वही करते हैं जो नए बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, माने इमेच्योर ना, इमेच्योर है ना, कह सकते हैं। क्योंकि रियलिटी तभी हिट होती है जब एग्जाम में 1 महीना बचा होता है ना, और फिर ढूंढ रहे होते हैं भाई 30 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी, तब पता चलता है उन्हें कि यार हाँ मतलब एक्चुअली में टफ है। मतलब एनआईटी में भी सीट लेनी बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मेहनत और हार्ड वर्क लगता है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो हसीन चीजों से बाहर निकल के दुनिया एक्चुअल क्या है, वो टफ है, वो चुभती है, वो राइट, उसको स्वीकार करे ना बच्चा, तो वो देखेगा कि यार मेरे लिए तो एक जैकपॉट है कि 2 ही साल है, ये चलो जो 26 का भी होगा तो 1 ही साल है, और उसमें वो मेहनत करके वो जिंदगी भर की मेहनत जो है उससे तो बच सकता है, कह लो, ये कह लो, उसमें ज्यादा मीनिंग भर सकता है। मेहनत करेगा पर सही जगह पे करेगा, सही जगह पे करेगा, उसकी मेहनत ज्यादा असर दिखाएगी, क्योंकि अच्छा कॉलेज, आपकी मेहनत तो सब उतनी ही करते, 24 घंटे हैं सबके पास, सही बात, पर अच्छे कॉलेज जाने वाले बंदे का करियर अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेहनत को रिवॉर्ड मिलता है, हार्डवर्क को रिकॉग्निशन मिलता है, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सही बात है, बहुत फर्क डाल देता है। तो बच्चे को आज ये समझना चाहिए, मैच्योर बन के, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ यार, है ना, मैच्योर बन के। मेरी बात यार हो सकता है थोड़ी सी चुभ जाए ब्रो, पर बहुत रिस्पेक्ट से एक बात कह रहा हूँ कि मैं अगर मतलब ये समझाना चाहता हूँ कि मैच्योरिटी इस वक्त आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ये बात पे मुझ पर गुस्सा हो जाओ और चले जाओ, पर वही तो इमेच्योरिटी का प्रदर्शन है। राइट, ठीक है। नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि भैया अगर ये 11th-12th क्लास है, अभी से मैच्योर हो जाएंगे, अभी से इतनी ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे, लाइफ में तो आगे हसल है, स्ट्रगल है, तो अभी से अपना बचपन खो दे क्या वो बच्चे? तो जैसे बचपन, जैसे मान लो बंदा अगर माइनक्राफ्ट खेल रहा है या BGMI खेल रहा है, तो उसमें खो रहा है बचपन, या वो बचपन नहीं खो रहा उसमें, वो भी तो बचपन खो रहा है। माइनक्राफ्ट खेल के कौन सा बचपन को एक ट्रू मीनिंग मिल गया? ऐसा एंजॉय तो कर रहा है ना। अब बच्चों की लैंग्वेज में बोलो तो वो एंजॉय कर रहे हैं ना। अब ऐसा थोड़ी है जेई नीट, अब क्या होता है बच्चों के साथ 11th-12th में आ गए तो हर टाइम सबसे बड़ा ही क्वेश्चन ये होता है कि भैया हर टाइम क्या जेई लगा के रखा है, इसके अलावा भी हमारी लाइफ है। तो जैसे यार क्या होता है, यही तो इमेच्योरिटी है। हाँ, यही तो कि यार वही बंदा जब वो 22 साल का हो जाता है तो वो ये बात नहीं कहता, तो वो ये नहीं कहता कि पूरा दिन जॉब करता रहो तो उसके बाद अलावा भी तो लाइफ है, ये ले रेजिग्नेशन मेरा। कभी किसी को देखा ऐसे बोलते हैं कि जॉब नहीं कर रहा मैं, मेरी इसके अलावा भी लाइफ है, ये पकड़ो मेरा रेजिग्नेशन, अब से मैं जॉब नहीं करूंगा। मजबूरी में करता है, मजबूरी रहती है वहाँ तो। पर पता क्या होता है, द बेस्ट पार्ट अबाउट हार्ड थिंग्स इज दैट व्हेन यू चूज देम दे बिकम लेस हार्डर। ठीक है, कि तुमने आज अगर स्लेवरी को चूज किया तो कल को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, पर जब तुम्हारे मौका और तुम इंडिपेंडेंस को चूज कर रहे हो तो ये सब आगे से तुम कर्जा ले रहे हो, फ्यूचर में ये स्लेवरी के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, जब जिंदगी जेई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे एग्जांपल के लिए सोच रही थी मैंने, भाई जब मैं 17 साल का था 2016 में मैंने आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी पहुंच गया। ठीक है, अब 17 साल से आज मैं हो गया 26 साल का, 9 साल हो गए। इन 9 साल में मैं आईआईटी फर्स्ट ईयर से आईआईटी में ही जिया। हाँ, उसके बाद भी मेरा सारा लेवल स्टैंडर्ड वहीं से सेट हो गया। राइट, मेरे सारे पीयर्स आईआईटीएंस हो गए। ठीक है, उसके बाद से मेरी जो 9 साल आज तक भी ग्रोथ हुई। आज भी मेरे दोस्त वगैरह जो कॉलेज के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आईआईटी के दोस्तों से घिरा हुआ। और जब आईआईटी के होते हो तो आईआईटी एनआईटी सबके दोस्तों से घिरे हुए हैं। राइट, तो एक लेवल सदा के लिए सेट हो गया। मैं 9 साल इनसे घिरा हुआ बड़ा हुआ। वर्सेस सोचो कोई आज जिसको किसी को होश आए
और वो 26 साल की उम्र में आज वो IITian से घिरे, मान लो, फर्क है नहीं है बहुत ज्यादा। वो 9 साल को वो कर सकता है बंदा, अंडू कर सकता नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता ना। तो जेई की खास बात क्या है कि वो 17 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को बेस्ट जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे उसकी सक्सेस होनी होनी। राइट, समझ रहे हो कि तुमने यार, जैसे तुम रोहित NSCT चले गए, तुमने IIT के जेई के टाइम पे बहुत मेहनत करी। राइट, अब तुम्हारे लिए चीजें ना बहुत आसान हो चुकी हैं। यही चीजें यार, जितना आज तुम भाई नोट कमाते हो, ठीक है भाई ये दिखाता नहीं है पर ये भाई रोहित नागर बहुत पैसे कमाते हैं भाई वापस से आते हैं उसी पे जेई पे। मैं कह रहा हूँ जितने पैसे तुम कमाते हो, तो अगर ये अच्छा कॉलेज ना होता तो उतने ये पैसे तुम 5 साल और लगते फिर कमाने लगते इतने पैसे। ये जल्दी इसलिए कमाने लग गए क्योंकि तुम भाई अच्छे कॉलेज गए, ठीक है, कनेक्शंस बिल्ड हुए, नॉलेज मिली, कॉन्फिडेंस आया, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें होती है, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है अच्छे कॉलेज का होने से। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तुम बचपन, तुम्हें एहसास, हमें एहसास भी नहीं होता कई बारी कि हम इतने सारे प्रिविलेज में जी रहे हैं क्योंकि हम उस कॉलेज से हैं। पर जिस पर नहीं होता, मैं क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जिनका नहीं भी होता या वो है, तो उसमें पता चलता है कि भाई हम कितने प्रिविलेज हैं। कि जैसे अब फंडिंग लेने जाते हो कभी स्टार्टअप के लिए, तो IITian को ना हमेशा हर इन्वेस्टर सुनता ज़रूर है, पर बहुत सारे नॉन IITian को सुनता भी नहीं है कोई। हाँ, कि मतलब इन्वेस्टर तो किसी को भी नहीं सुनता, पर कोई IIT का हो तो सुन लेता है उसको। तो IIT से दरवाजा खुल गया ना। अब ये थोड़ी कि नॉन IIT में टैलेंट नहीं है, पर IIT से IITian को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अनफेयर है तो है, पर लेकिन है एडवांटेज, ये तो मानना चाहिए। सही बात है। हमें अगर आज मौका है, एस्पिरेंट के पास तो आज मौका है वो एडवांटेज पाने का, तो वो पाने के लिए आज मेहनत नहीं कर रहा, तो भाई वो तो गलत है ना यार। आज की मेहनत कितना बड़ा आपको हमेशा के लिए एडवांटेज दे रही है। एक IITian को या किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या बंदे को जो कुछ, और जो दूसरा कोई अच्छे कॉलेज में नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज हम क्यों छोड़े? और करना क्या है, ये भाई जो टीनेज के कुछ साल जो हम BGMI खेलते या टाइम पास करते, आवारागर्दी करते, वो टाइम में हमें मेहनत करनी है। हाँ। और सर मेहनत को ना बेमन से भी मत देखो कि भाई यार मजबूरी है, ये करना पड़ेगा, एक हमें बस एक पेमेंट की तरह करनी है कि यार दिल अपना मन मार के पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जब तुम ये पढ़ने जाते हो ना, जैसे वो GTA का तो वाला मिशन देखा, वो जो हेलीकॉप्टर वाला एक मिशन होता है GTA वाई सिटी में। मैंने ज्यादा खेला नहीं, पर हाँ देखा। एक वो मिशन बहुत फेमस है, वो होता नहीं है, लोग कर नहीं पाते उस मिशन को। बताना भाई, कमेंट से बताना सारे। तो वो मिशन लोगों को, लेकिन ना उसकी बातें बहुत करते हैं लोग, या वो कई बार जो होता है ना, गेम थोड़ी टफ होती तभी खेलने में मजा आता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे बचपन वाली गेम ही नहीं खेली जाती। तो जेई भी एक गेम है, पजल सॉल्व करने में हर किसी को मजा आता है, नॉलेज में हर किसी को मजा आता है। तुम देखना इंटरनेट पर फैक्ट वीडियोस बहुत चलती है, कई सारे होते हैं ना फैक्ट चैनल होते हैं, कई सारे होते हैं, पजल्स भी डालते हैं, वो पजल सॉल्व करने में मजा आता है, गेम्स बनती है पजल्स पे। तो मैथ्स एक पजल ही तो है, केमिस्ट्री फैक्ट्स ही तो है, पर इसको ना हमें मतलब उस वे में देखना पड़ेगा। क्या होता है, बच्चा जब आता है तो उसका पढ़ाई का बैकग्राउंड इतना होता नहीं है। ऐसा तूने महसूस किया कि पढ़ाई का कोई बैकग्राउंड नहीं है? तो 10वीं के बच्चे की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो यही होगी सीरियस हो जाए। सेकंड है कि पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं है उसका, तो उससे क्या होता है, वो हमेशा पढ़ाई को ना बोझ की तरह समझता है। और वो पढ़ाई से रिलेट नहीं कर पाता। जब आप पढ़ाई से रिलेट करने लग जाते हो ना कि काइनेमेटिक्स है, किसी वजह से है, और ये है, ये मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये काइनेमेटिक्स मेरे लिए रोज़ की चीज़ है। ऐसी हर चीज़, जैसे फिजिक्स में मोशन हो गया, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ्स में हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके लिए आए दिन की चीज़ बन जाए अगर, तो आपको मज़ा आता है। इसमें गेम है। राइट। उस तरह से भी लोग हैं तो भारी भी नहीं लगती पढ़ाई। जनरली किस तरह रहता है ना कि जो देश में बीटेक कर रहे होते हैं लोग, उसके बाद जैसे चाहे वो कोडिंग में जाए, चाहे वो UPSC प्रेप करे, चाहे कैट करे, चाहे कुछ भी करे, वहाँ पर जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यहाँ बिल्ड होता है, जो डिसिप्लिन बिल्ड होता है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिल्ड होती है, तो सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है। बल्कि आज भी तो तुम इतनी मेहनत करते हो ना, मतलब मुझे पता है भाई तुम कितनी मेहनत करते हो, और वो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि वो जेई से ही बिल्ड हुई, कि जेई से पहले तुम इतनी मेहनत करते थे? नहीं, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ याद आती है ना, मैंने लास्ट टाइम कब मेहनत की थी, तो मैंने जेई के ड्रॉप ईयर में मेहनत की है। मतलब मैं हर दिन 12-12 घंटे लगा रहा था एक टाइम पे ना, है ना, जेई के लिए। तो ड्रॉप ईयर तुमने एक दिया, हमारे को एक तो NSCT मिला, और साथ में मेहनत करने का एक जज्बा मिला, एक मेरा रूटीन बन गया। और जिसने 12-12 घंटे पढ़ लिया ना,
उसके लिए 12 घंटे काम करना नॉर्मल है, आज कर लेते हैं इजीली। इजी है ना। तो यही चीज तो तभी तो तुम यार इतना मतलब सक्सेसफुल हो, यही एक चीज है यहाँ पे। राइट। तो वो बच्चा समझ जाए, अगर बच्चे सोचो यहाँ सारे बच्चे मैं कह सकता हूँ कि सक्सेस के लिए तत्पर है, हर कोई बहुत चाहता है सक्सेस, पर सक्सेस का रास्ता नहीं दिखता तो मेहनत नहीं कर पाते। पर सक्सेस यार इजी है अगर आप सही तरीके से करो और आज मेहनत में लग जाओ, जेई को अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखो तो सक्सेस तो हो जाएगा। वही मैंने पढ़ा भी था कहीं कि फेल होने के ज्यादा मतलब फेल होने के कम रास्ते हैं, सक्सेस होने के ज्यादा रास्ते हैं, बस तुम ना फेल होने के जो रास्ते हैं ना उन पे थोड़ा सा ध्यान से चल लो। दूसरी चीज, अभी तक मैंने जो चीजें ड्रॉ करी हैं, एक तो भाई जो बच्चा 10th से 11th में आता है, अगर जेई पे वापस आए हम, जो 10th से 11th में आता है नो डाउट उसके ऊपर बर्डन आएगा, कोचिंग बढ़ेगी, पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, जितने बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं मैक्सिमम बच्चे कौन होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, है ना, मतलब लाइफ ही चेंज करने के लिए कंपटीशन में घुस रहे हैं ना। अगर उनके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता, अच्छे प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते, तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं ना, और वो या फिर उनका फैमिली बिजनेस है तो उसमें चले जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, इसमें पैसा भी है, वो भी आईआईटी टैग चाहिए उन्हें भी। आईआईटी मेरे आईआईटी बैचमेट से बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है जैसे अर्चित, अच्छा, ऑलरेडी बहुत मतलब अच्छी फैमिली, बहुत मतलब प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और जनरली इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों को मोटिवेशन कम होता है मेहनत करने का। राइट। पर उसको था कि नहीं भाई मेरे को आईआईटी जाना है, वो आईआईटी गया और घर से कोई पैसे नहीं लिए उसने, और खुद उसने कंपनी खड़ी कर दी और उसका रेवेन्यू हो गया 300 करोड़ रुपए। तो ये बंदे वो होते हैं जो खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक बात और भी है जो हम मिस करते हैं कि जो रिच फैमिलीज होती है ना, वो एक चीज़ देखती हैं कि आईआईटी जाने से, जैसे आपका होगा देसी बिजनेस होगा, पुराना बिजनेस होगा, ठीक है, ओल्ड स्टाइल बिजनेसेस होते हैं, पुराने जमे हुए बिजनेसेस, पर जो आज की दुनिया है वहाँ पर टेक इनेबल्ड बिजनेसेस, इंस्टाग्राम से चलने वाले बिजनेसेस, ये जो 300 करोड़ वाला बिजनेस है ना, ये इंस्टाग्राम से बना हुआ है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मतलब मार्केटिंग सब इंस्टाग्राम पे होती है, ठीक है। अब यार कोई जो पुराने बिजनेस वाले लोग हैं वो थोड़ी ना समझेंगे इंस्टाग्राम को, उसके लिए तो नई टेक्नोलॉजी को समझने वाला बंदा चाहिए ना, कि इंस्टाग्राम पे हाउ दीज थिंग्स वर्क, हाउ दीज मैट्रिक्स वर्क, एक मार्केटिंग के अंदर वो एक मैट्रिक्स, CTR, CPI, CPM जो कहते हैं उसको, फिर ROAS, ये सारे मैट्रिक्स होते हैं, ये सब कोई भी समझ लेगा क्या है? इसके लिए मतलब एक IITian वाला दिमाग होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए 26 की उम्र में उसने इतना बड़ा चीज करी, तो रिच लोग भी के लिए भी अपॉर्चुनिटी। आईआईटी टैग्स पर मेजॉरिटी की बात कर रहा था मैं, कि हाँ ये होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं पर ऐसे बच्चे ना, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही है कि भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी, एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है, एजुकेशन से ही लाइफ चेंज हो सकती है। तो भाई देखो, अगर तुम 10th से 11th में आए हो, तुमने सोचा है, तुम्हारे मम्मी पापा ने सोचा है कि तुम जेई दो, नीट एग्जाम दो, तो फिर जैसे भैया ने बोला कि गधों जैसी मेहनत कर लो, मतलब स्मार्ट पर मेहनत गधों जैसी करो, एकदम लग के पूरा चमके, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आईआईटी उतना दम रखता है तुम्हारी लाइफ चेंज करने में। तो भैया बच्चा क्लास 11th में आ गया, अब उसे सबसे पहले तो वो अपना देखता है कि क्या क्या मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो कुछ बताओ कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाने के लिए क्या मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, उसे कौन सी बुक्स सॉल्व करनी चाहिए? यार ऐसा है, बुक्स ना बहुत अच्छी अच्छी होती है, ठीक है, पर जैसे बंदे ना उस चक्कर में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मल्टीपल बुक्स बताऊंगा ही नहीं, मैं बता दूंगा, पर क्या होता है तुमने देखा होगा कि बच्चा एक बुक लेता है, फिर दूसरी लेता है, फिर तीसरी लेता है, वो चीज़ सही नहीं है। देखो ये भी बात गलत है कि सारी बुक्स, बताओ मैं तुमसे पूछता हूँ, सारी बुक्स सही होती हैं क्या? नहीं, है ना। देयर आर गुड बुक्स एंड देयर आर बैड बुक्स। देयर आर बुक्स जो कि ज़्यादा टू द पॉइंट होती हैं, और कुछ होती है जो इधर उधर होती है, ठीक है, कहीं होती है इनकम्प्लीट, फालतू की बातें कर रहे हैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस है, क्वेश्चंस कम है, बहुत सारी चीजें होती हैं बुक्स, है ना। बुक्स हर बुक अच्छी नहीं होती, पर जैसे इसमें जो अगर फिजिकल के मतलब केमिस्ट्री की बात करें ना, अगर खास करके केमिस्ट्री में थ्योरी बुक है ही नहीं यार। तुमने नोट किया क्या कभी? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री की थ्योरी ऐसी बुक बता दो जो पढ़ लो थ्योरी वहाँ से, और ध्यान नहीं आएगी, मतलब इजीली ध्यान में नहीं आएगी, है ही नहीं, बुक ही नहीं है। बनी हुई है बुक्स। मैंने अपने टाइम पर, मैं तो सेल्फ स्टडी करता रहा, मैंने बहुत बुक्स ढूंढी है फिजिकल केमिस्ट्री की। मुझे जो बिल्कुल मतलब हरा खार के किताब मिली KS वर्मा, अच्छा, वो भी बहुत ही ज़्यादा लेंथी बुक थी। और जेडी ली कैसी है? जेडी ली बहुत ज़्यादा, सुदर्शन गुहा की अडेप्टेशन मैंने ली थी, बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जाती है, और उसमें मज़ा नहीं आता यार, और वो नहीं पढ़ सकते आप यार, इतनी मोटी इनऑर्गेनिक किताब आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ पाया वो।
मैंने फिर भाई मुझे किसी के नोट्स मिले वहाँ से कर करके एक अच्छी पक्की केमिस्ट्री रखी, बहुत मेरी अच्छी केमिस्ट्री हो नहीं पाई कभी। अच्छा। तो केमिस्ट्री में ना मटेरियल है नहीं, और लेकिन क्वेश्चंस की किताबें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि एन अवस्थी बहुत अच्छी किताब है, मानते हो तो? मतलब देखो, अब कोई कहेगा कि यार तुम्हारे तो टीचर है वो, मतलब हमारी टीम के वो है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि एन अवस्थी वाकई में नंबर 1 किताब नहीं है फिजिकल की? बेस्ट बुक है। इवन मैं बच्चों को रिकमेंड किया था, लास्ट ईयर भी रिकमेंड किया और अभी वीडियो शूट करके आया हूँ। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी सर की ही बुक, सच में अच्छी बुक है ना वो, एक्चुअली बढ़िया बुक है। तो मतलब लोग मेरे को आजकल ये कहने लग गए कि यार इसके बैच में वो टीचर्स है, तो पर मतलब मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट होता है कि भाई एन अवस्थी सर के साथ बैच लॉन्च कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया। फिर ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे दोनों किताबें अच्छी लगती है, 2 फेमस किताबें, पर मैं नाम ले लेता हूँ दोनों के। हिमांशु पांडे अच्छी किताब है और MS चौहान भी अच्छी किताब है। हाँ, इन दोनों में बहुत कंपटीशन है। हाँ, कह सकते तो हो। मुझसे पूछोगे तो वैसे MS चौहान ज़्यादा पॉपुलर किताब है। अच्छा। और पर मैं तुम्हें बताऊँ, किताबें दोनों अच्छी, पॉपुलर के हिसाब से MS चौहान है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है किताबों के। पर जो आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। तो अब जब उन बच्चों को, इनफैक्ट मेरे YouTube चैनल पे भी MS चौहान सर खुद पढ़ाते हैं वहाँ के, तो मैं कह रहा हूँ जब MS चौहान सर आपको पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हिमांशु पांडे करना है या MS चौहान करना है? MS चौहान से ज़्यादा बेटर होंगे। हम पता है, इनफैक्ट हम उस बैच के अंदर MS चौहान बुक का डिस्कशन करेंगे। तो फिर वो MS चौहान 2025-26 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी बैच चलेगा जब, तो ये जो यही बुक जो है बेस्ट रहेगी। ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक के लिए भाई देखो, एक किताब होती है वी जोशी, नाम सुने वी जोशी का? सेंगेज की बुक आती है वी जोशी, इनऑर्गेनिक के लिए। हाँ। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए भी मेरा बड़ा सवाल है। हाँ। जैसे मैं कई बार रिकमेंड कर देता हूँ NCERT करो अच्छे से, और बाकी कोई अपना कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर लो, DPPs वगैरह कर लो, उतना सफिशिएंट है, या इनऑर्गेनिक के लिए भी बुक लेनी चाहिए? यार देखो, इनऑर्गेनिक के लिए सब 2-3 चीज़ें बोलूँगा, ठीक है? थ्योरी और क्वेश्चन अलग अलग चीज़ें हैं। थ्योरी के तो बुक है ही नहीं। थ्योरी तो यार मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात पर अगर यकीन कर सकता है कोई बच्चा, तो इस बैच में हम पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो भी ये दिग्गज टीचर्स। और ये बैच कोई भी बुक खरीद लो आप, कम से कम 500-1000 रुपये की तो आएगी। सही बात है। ठीक है। और मान लो आप 600 रुपये की बुक आ गई, ठीक है, 3 बुक्स आपने ले ली तो 1800 रुपये की हो गई। ठीक है। और उसमें फिर ब्लैक बुक हो गया, तो केमिस्ट्री हो गया ना। मैं कह रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट मिला के मैंने सिर्फ 2470 में अवेलेबल किया है। तुम कहोगे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, पर मेरी बात सुनना, बच्चों के भले के लिए कह रहे हो उस वक्त में। ठीक है। ठीक है कि थ्योरी तुम यहाँ से पढ़ो, तुम कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, पर केमिस्ट्री की थ्योरी है ही नहीं, तो थ्योरी यहीं से पढ़ो। तो एक वी जोशी बहुत अच्छी किताब है, VK जायसवाल भी बहुत अच्छी किताब है। ये दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं मेरे नज़र में। कोई भी एक कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि VK जायसवाल सर हमारे साथ है तो वही करो, पर बेहतर यही है कि यार वो जब यहाँ है, एक्चुअली क्या वी जोशी सर भी पढ़ा रहे हैं एक्टिवली इनऑर्गेनिक। हाँ, इनऑर्गेनिक वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ। और VK जायसवाल सर हमारे बैच में है, तो जो हमारे बैच में वो भी पढ़ लेंगे। तो रिगार्डलेस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो टीचर ऑनलाइन लाइव है ना, और दिग्गज टीचर है, उनकी बुक भी फेमस है और एक्चुअल है। नहीं, ये बात तो सही है। जैसे अब बच्चों को क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, किसी के लिए भी, सबसे पहले अपने लेक्चर्स देख लो अच्छे से। अब सोचो बच्चे जो लेक्चर्स देख रहे हैं उसी की वही किताब मिल जाए, वही मटेरियल मिल जाए सेम टीचर की, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। इनफैक्ट कई बार तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके टीचर सच में बहुत अच्छे हैं ना, मतलब वाकई में बहुत अच्छे टीचर है, तो जो वो कहे, वो अगर आपको कहे ना कि मेरी शीट कर लो, तो बस वही कर लो, क्योंकि वो टीचर आपके सिर पे बैठा हुआ है, वो आपके सिर पे उसका हाथ है, आशीर्वाद है, वो आपको वहाँ पे डिस्कस भी कर लेगा, जो सब कुछ कर देगा। उसका मटेरियल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा टीचर होना चाहिए बस। तो भैया ये तो हो गई केमिस्ट्री की किताबें। अब मैथ्स और फिजिक्स की बात करते हैं, तो पहले मैथ्स की किताबें बताओ आप। मैथ्स में सेंगेज मैंने पढ़ी थी खुद। मतलब मैं यार देखो, अच्छी चीज़ होगी तो मैं ठोक के बोलूँगा उसके बारे में, चाहे कोई कहे कि पेड हूँ मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने मैंने कभी पे नहीं किया मुझे, मैं दिल से, मैंने खुद पढ़ा है, जो चीज़ खुद पढ़ी है मैंने। अगर भाई जी तेवानी सर और BM शर्मा सर, मैंने उनके चेहरे तक नहीं देखे आज तक। अच्छा। लेकिन अगर भाई वो ये किताब नहीं लिखते तो मैं IIT में नहीं होता। मतलब उन्हीं का सारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो किताब से ही मैं सेल्फ स्टडी कर पाया। तो थ्योरी वगैरह उसमें 1 नंबर है, सारी कंप्लीट थ्योरी है। आ गया भाई, पिज़्ज़ा आ गया। अभी तक तो चाय खत्म नहीं हुई यार। अरे अभी तो मज़ा ही आ जाएगा बस।
यार मेरे तो पहले मैं पिज्जा गाइस तुम भी साथ में देखते रहो, हम पिज्जा खाते हैं, तुम भी एक पिज्जा लेके बैठ जाओ क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी चलने वाली है, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। गाइस ये पॉडकास्ट हमारे डोमिनोज ने स्पॉन्सर कर दिया है। अबे मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत ले लेना। कर देता तो मजे आ जाते हैं, मतलब और पैसे कमा लेते। बच्चों के साथ हमारा भी भला हो जाता। तो मैथ्स में मैंने संगीत से थ्योरी पढ़ी, संगीत के क्वेश्चंस करे काफी थे। पर जैसे अगर आपको बुक से थ्योरी नहीं पढ़नी, और क्यों पढ़ोगे यार, मेरे जमाने में लेक्चर नहीं थे और अच्छे लेक्चर नहीं थे। हाँ मैं यही पूछने वाला था, उस टाइम पे तो लेक्चर वगैरह नहीं होते थे, तो सेल्फ स्टडी कैसे करी? वो तो यार बुक से मैंने सेशन भी ले रखे हैं इसके, लॉन्ग सेशन लिए थे। जो बुक खोल दी मैंने संगीत की और उसे थ्योरी पढ़ के दिखाई दी कि कैसे इंटरप्रेट करता रहा मैं थ्योरी को। ठीक है। बहुत बच्चों ने देखा, 2.5 लाख करीब व्यूज थे, फिजिक्स की में भी, केमिस्ट्री मैथ्स की में भी। अच्छा हाँ, तो फिर आपने सिंगेज फॉलो करी, और कोई किताब इसके अलावा मैथ्स के लिए? एक जैसे अभी ब्लैक बुक बहुत फेमस किताब है, तुम्हें पता होगा, तुम तो पता ही होगा। तो ब्लैक बुक जो मैंने देखा उसकी खास बात क्या है कि वो टॉपर करते हैं। किसी ने अगर वो कर ली तो उसका मतलब टेस्टिंग हुई, वो बढ़िया बंदा है, मतलब वो IIT क्रैक कर ही लेगा और टॉप रैंक ले आएगा। ये बिगिनर के लिए करनी चाहिए? बिगिनर को नहीं यार, बिगिनर को ना कोचिंग के DPPs और मॉड्यूल करने चाहिए, उसके बाद ये फिनिशिंग टच देने के लिए। पर ये दे दी तो भाई मजा आ जाएगा। ऐसे है ब्लैक बुक का। तो ब्लैक बुक के ऑथर भी पंकज जोशी सर है, उनसे मेरी बहुत लंबी बातें हुई, तो उन्होंने बताया भी है कि ब्लैक बुक को कैसे बेस्ट यूज करना है। इनफैक्ट एक मजे की बात बताऊं, ब्लैक बुक भी हमारे बैच में डिस्कस हो रही है। अच्छा। तो आज अगर किसी को भाई बेस्ट, तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी भी पढ़ेंगे, बेसिक्स भी पढ़ेंगे, हम बेसिक वो भी पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। DPPs तो आसान होती हैं, और उसके बाद जो मॉड्यूल्स आएंगे वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये भी डिस्कस होगी। तो इतना मतलब। मेरा एक और सवाल है, बोलो। जैसे बच्चों के एक कोचिंग है, जैसे आप कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, उसमें आप DPPs नोट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे, राइट? तो बच्चे को वो मटेरियल फॉलो करना चाहिए, बुक करनी चाहिए, दोनों साथ में? अगर मटेरियल अच्छा है, मैं जानबूझ के बोलता हूँ मटेरियल अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा मतलब, क्योंकि क्या होता है, कई बार खराब मटेरियल भी तो हो सकता है। तो मैंने पीछे रिव्यूज भी किए थे मटेरियल्स के, पर वो मुझे हटाने पड़ गए थे। तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। उसके बारे में नहीं बात करते। पर हर मॉड्यूल अच्छे नहीं होते और हर मटेरियल अच्छा नहीं होता। अगर मटेरियल सफिशिएंट है ना, तो मटेरियल काफ़ी है। उसका अगर टीचर का है तो बुक करो। पर ज़्यादातर मटेरियल जो हमें मिलते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स, लोकल कोचिंग्स के, आज जो ऑनलाइन जो भी है, मटेरियल अच्छे नहीं मिलते। और बच्चों को बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मटेरियल ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो लेक्चर देख लिए तुमने, पर मटेरियल अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फ्री में दे रहा हूँ, पर सारे मॉड्यूल है ना वाइब्रेंट एकेडमी के, मतलब जो AIR 1, 2, 3, 4 ये सब सॉल्व करते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही अतरंगी है चीज़ें, वही AIR 1 भी वही चीज़ें करता है, पर वो अच्छे से करता है, और टीचर भी उस लेवल का मिलता है, दोनों चीज़ें। तो मतलब वो वाले मॉड्यूल आज के हिसाब से हर साल अपडेट हुए हो, आज के हिसाब से अपडेटेड बेस्ट 2025 के हिसाब से रेलेवेंट वो मॉड्यूल हम दे रहे हैं बच्चों को। और हर बच्चे को, बच्चा चाहे कहीं से भी पढ़ रहा हो, किसी के बैच से, पर DPP और मॉड्यूल वो वाले करे जो हम दे रहे हैं, फ्री है सबके लिए, करियरविल की ऐप पर। देखो गाइस, मैं यहाँ पे ना पिज्जा खा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई यहाँ पेड़ PR चल रही है। यहाँ एकदम कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, फ्लो में कुछ बातें होंगी तो होंगी, वरना हमारा मेन थीम रहेगा कि भैया आपको कैसे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेके आनी है। ये तुम एंड तक जान रहे होगे, तो बने रहना एंड तक, ठीक है? अच्छा एक और बात बताओ, अगर बैच से रिलेटेड बात चल रही है कि अब टीचर इतने हाई लेवल है, ठीक है, मतलब हाई एंड है, आप बोल रहे हो ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 2, 4, 3, 7 कितने सारे ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करे हैं उन्होंने। तो वो बच्चे, मतलब वो टीचर्स एडवांस लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर बिगनर लेवल के बच्चों को पढ़ा देंगे? यार क्या होता है समझ ना जरा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 22। मेरी 26 है। इन टीचर्स को ना 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 25 साल 30 साल का भी है किसी को, 20 साल से नीचे किसी को भी नहीं है। अब ये समझ लेना कि कोई टीचर अगर ऑफलाइन पढ़ाता ना और वो फेमस है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। लॉजिक समझ गए? तो ऑफलाइन में बच्चे, इतने सारे बच्चे आपके पास दूर दूर से आ रहे हैं, तो बात ही और है। और ऑफलाइन टीचर ने बच्चे को आंखों से देखा है,
बच्चे की हर एक चीज़ जानते हैं वो जब ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में तो आप आंखें नहीं देख सकते उनकी, ऑनलाइन में आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख, और वो एक्सपीरियंस कि बच्चे किस तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पहले से शेप पता होता होता है। और इन टीचर की खास बात क्या है कि ना केवल एवरेज स्टूडेंट बल्कि जो एडवांस स्टूडेंट्स भी हैं उनके उतना भी मतलब हर बच्चे को एक लेवल तक देखो टीचर धक्का जरूर मारते हैं, पुश करते हैं। आपका लेवल कुछ भी हो आपको बेसिक से लेके जाएंगे पर ऊपर तक भी लेके जाएंगे। अब जैसे हमारे इसमें जीबी सर है, ठीक है, जीबी सर के बारे में जानते हो तुम, कैसे टीचर लगते हो तुम्हें? बड़े लगते हैं। तुम पढ़े कभी उनसे? कुछ लेक्चर्स देखे, ज़्यादा नहीं। प्रेप के टाइम देखे, बाद में देखे? बाद में देखे। तो जीबी सर अभी हमारे साथ हैं, ठीक है। अब जीबी सर को पता क्या कहते हैं? गरीबों के भगवान। कि क्यों? क्योंकि वो एवरेज बच्चे को साथ लेके चलते हैं और वो भी एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं पर एवरेज बच्चे किसको साथ लेके चलते हैं। आज जो मैं जिस बात से परेशान हूँ ना, मैं भी एवरेज बच्चा था और मेरे को भाई जी तेवानी सर, BM शर्मा सर ने किताब लिखी, वो मुझे ऊपर लेके गई और मेरे पे वो सेल्फ मोटिवेशन थी, किसी वजह से थी। मेरी स्टोरी है, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। तो पर आज हर बच्चे के पास वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती कि इतने टफ सिलेबस को वो खुद पढ़ सके, ठीक है। तो वहाँ पर लेकिन कोई मोटिवेट भी नहीं कर रहा उसको अपना लेवल बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है और इसीलिए ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है इस ऑनलाइन लर्निंग को, और जेई के अंदर ये बहुत मैटर करता है। पॉइंट है, ज़रूरत थी अच्छे टीचर्स की ना। दूसरा, हम मैथ्स की बात कर लिए, फिजिक्स अभी भी हमारा बाकी है। फिजिक्स के लिए कोई किताब? फिजिक्स के लिए ना आप करो सेंगेज, वैसे बहुत अच्छी किताब है पर ना जो बैच में उनको ज़रूरत नहीं कुछ करने की, बस ये जो टीचर देंगे मॉड्यूल देंगे वो करो और करो। फिजिक्स गैलेक्सी पे क्या विचार है? बल्कि मैं सबको एक बात कह रहा हूँ, अगर बैच में जो भी आ रहे हैं ना वो कोई बुक ना ले, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो काफ़ी है। और कुछ बहुत सारे बच्चे में लगे हमें चाहिए भाई प्रिंटेड मॉड्यूल चाहिए, आप प्रिंटेड मॉड्यूल दो, हम प्रॉपर उसके लिए पे करेंगे। मतलब कि प्रिंटेड मॉड्यूल में सब समझते होगे, तो वैसे तो फ्री है, प्रिंटेड मॉड्यूल भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। हम कुछ कह रहे थे फिजिक्स गैलेक्सी भी ओपिनियन बहुत अच्छी किताब है। फिजिक्स गैलेक्सी एक नंबर किताब है, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और आशीष अरोड़ा सर बहुत ज़्यादा वो भी देखना तुम, ऐसे टीचर है धक्का मारते हैं बच्चे को कि उनके तुम देखोगे भाई वो अलग ही लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। उनके तो मैंने बहुत देखे हैं, मतलब अपने जेई टाइम पे अगर फिजिक्स में फॉलो करता था ना यूट्यूब पे, तो आशीष अरोड़ा सर थे। उनके ना एक तो चेकलिस्ट बहुत फेमस है, वो मेंस लेवल की है, लेकिन एडवांस लेवल के भी अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, मतलब लगाते हैं 15-20 मिनट एक क्वेश्चन पे। बट भैया आप ना बहुत सारी बुक्स को इररिलेवेंट बोलते हो, जैसे इरोडोव हो गई, एच.सी. वर्मा बोलते हो आउटडेटेड हो चुकी है, अब रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसा क्यों बोलते हो? यार क्या होता है, मैं फिजिक्स थोड़ी ना बदल गई, आउटडेटेड भी हो गई किताब, तो फिजिक्स थोड़ी ना बदल गई। और बहुत लोग इन किताबों के फैन हैं और गलत नहीं है, सही है। पर कई बार क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि भाई उन्होंने एच.सी. वर्मा कर लिया तो बस हो गया। हाँ, वो सही नहीं है। हाँ, एच.सी. वर्मा सफिशिएंट नहीं है। पर तुम देखो एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 2 देखे तुमने? क्या पता उनके बारे में, थोड़ा बताओ बच्चों को। ऑब्जेक्टिव वगैरह मतलब जेई लेवल के लिए 2 जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 मुझे जितना याद है, क्योंकि मैंने 11th में थोड़ा बहुत सॉल्व किया था अपने स्कूल के टाइम पे, तो सबसे बेस्ट जो उनकी चीज़ें होती हैं वो एक्सरसाइज होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 ईजी होते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डर होते हैं, बहुत होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव 2 अच्छे होते होंगे, लेकिन एक्सरसाइज के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस वो भी अच्छे होते हैं। वो क्वेश्चन इस बैच में डिस्कस होंगे। अच्छा, निंजा सर और सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इरोडोव के भी होंगे। इरोडोव भी भाई क्या है कि वो करने से आईआईटी नहीं हुआ, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत हेल्पफुल है आईआईटी के लिए। वो करो, वो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया और ये सर पढ़ाएंगे आपको, वो भी निंजा सर। भाई निंजा सर है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स किताब है ना, एनके सर और निंजा सर उन्होंने को ऑथर करी है। अच्छा, नहीं भैया ये बात तो सही है आपकी कि इरोडोव को प्राइमरी बुक रख के सॉल्व नहीं करना चाहिए। प्राइमरी अपना कोचिंग मटेरियल हो गया, दूसरी बुक कर लो। इरोडोव इज लाइक कि आपकी ब्रेन मसल्स को डेवलप करती है ना, बिल्ड करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं।
कि तुम्हारे सामने खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन फेंक के मार देना, फिर भी तुम उसे हैंडल कर लोगे। ये एरोडो सिखाता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी बुक्स के ऊपर। और अब हम चलते हैं JEE 2026 वाले बच्चों के लिए, जिनके पास 1 साल है अब। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई 11वीं बर्बाद कर दी है, क्या 1 साल में IIT पॉसिबल है, या फिर अपना गोल छोटा कर लूं, NIT पे पहुंच जाऊं, IIIT पे पहुंच जाऊं? मैंने तेरे से JEE 1 में कितनी रैंक थी ब्रो? ये क्यों पूछते हैं आप? अच्छे नहीं थे। अपने बर्बाद। मेरी 12th 11th बर्बाद थी, 12th भी हाफ बर्बाद थी। और फिर भी मैंने जब सीरियस हुआ और हर रोज 16 घंटे पढ़ने लग गया, तो मैंने भी मतलब 247 रैंक हासिल कर ली। अच्छा, तो आज के बच्चे के पास पूरा 1 साल है, 9 महीने तो है ही कम से कम, तो वो क्यों नहीं कर सकता? सही बात। और मेरे टाइम पर रिसोर्सेज उतने नहीं थे। तो जैसे आपने अभी बोला था कि भैया सब पे रिसोर्सेज है इस टाइम पे ना, आपके टाइम पे उतने रिसोर्सेज नहीं थे, पर ये भी तो देखो कंपटीशन भी तो बढ़ गया, फिर सब पे ही पहुंच गए ना आज के टाइम पे रिसोर्सेज। हर बच्चा पढ़ रहा है, गांव से भी शहर से भी। रिसोर्सेज का कोई फायदा ही नहीं है जब तक बंदा नहीं पढ़ेगा। आज इस बात से सिलेक्शन नहीं हो रहा कि भाई किस पे रिसोर्सेज है, आज इस बात से सिलेक्शन सब पे रिसोर्सेज है, और कौन मेहनत करेगा। सही बात है। वो बच्चे के अपने हाथ में। कई बच्चे होते हैं जो इजी चीज़ों की तरफ, फील गुड चीज़ों की तरफ भागते हैं। फील गुड माने जो करने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, पर फायदा ना करे, तो उस बंदे का नहीं होगा। पेरेंट्स का कैसा है आपका पॉइंट? जैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है? किस पे, मतलब इन जनरल पे, या आजकल जो करिकुलर प्रोजेक्ट है? नहीं, आप वैसे इन जनरल जैसे करते हो, पहले तो यूट्यूब किया, अब जैसे ये लॉन्च वॉन्च भी कर दिया, ये ज़्यादा लिंक नहीं रहते इससे, मतलब नहीं रखते। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को, मैं उस स्टेज से बाहर जा चुका हूँ। मतलब ये सब स्टार्टिंग में कॉलेज पास कर रहा है, तेरे को लग रहा होगा। हाँ, मतलब मेरा भी एक हो गया कि अब पेरेंट्स ट्रस्ट वाला आ गया। 1 साल तक नहीं था, एक साल पहले पर ट्रस्ट की बात तो कम है, वो भी एक लेवल है। मैं कह रहा हूँ मेरे को 5 साल हो गए। हाँ, तो मेरा जो तूने आज क्रॉस किया लेवल में, वो 6-7 साल पहले कर चुका हूँ। सही। और 2018 में मैंने भाई मैंने 60 लाख का रेवेन्यू करा। इसका मेरे पेरेंट ने कभी कुछ पूछा ही नहीं मुझसे कि क्या कर रहा है। ऐसे कुछ सजेशन भी नहीं देते, अच्छा ये ऐसे कर सकता है तो वो कर ले, यूँ कर ले। यार मतलब मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ उतना अच्छा वो कभी कोई करते देखा ही नहीं मेरे पेरेंट ने। ले लो, उठा लो, ये उठाने के लिए। सिबलिंग्स हैं आपके? 4। अच्छा, छोटे सब? सबसे बड़ा हूँ। नीट वीट कौन क्रैक कर? आपको मेडिकल में भी है ना कोई? छोटी बहन है। छोटी बहन है, वो कहाँ से MBBS कर रहे हैं? हो गया कम? VMMC सफदरजंग। अच्छा, चल रहा है वो? इंटर्नशिप रहेगा 1 साल की। 5th ईयर मतलब फाइनल? 5 साल हो गए ना, 6ठा साल हो गए शायद, आई डोंट नो। 5वें में चलती है ना शायद, जो भी है मुझे याद नहीं है। 5.5 साल के आसपास। पर अभी इंटर्नशिप चालू होगी, होने लगी, हो गई है। अरे मैंने JEE 2027 पे वीडियो डाला था ना, टॉप कमेंट होता क्या कि इस बार तो जिंदल के छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी JEE देंगे 2027 में। हाँ, मेरा भाई देगा, कंपटीशन बढ़ेगा। मैं अपने भाई को, ताकि मेरा भाई और अच्छा करे, तो उसके लिए ओवरऑल कंपटीशन बढ़ा, ताकि उसको सेम रैंक लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। क्लास 12th वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? 1 साल में IIT हो सकता है, एग्जाम्पल भी दिया आपने। 1 साल में हो सकता है IIT। सही बात है। और एक बात है कि मेरी 247 अगर 4 महीने में आई, मैं कह रहा हूँ 1 साल में अगर 2000 भी ले आए बच्चा, 5000 भी ले आए, तो भी IIT बॉम्बे मिल जाएगा, IIT दिल्ली मिल जाएगा। 4-5 हज़ार रैंक पे दोनों मिल जाते हैं। तो क्या इशू? सही बात है। जरूर थोड़ी ना कि ऑल इंडिया रैंक 100 500 आए, कम भी आ गई, फिर भी आ तो गई ना। मैं कह रहा हूँ वो तो हर किसी के लिए पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, कोई बंदा शार्प हो तो सकता है वो 100 रैंक ले आए, 50 ले आए, 10 ले आए, 1 भी ला सकता है कोई। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी है तो 4-5 हज़ार रैंक तो ला सकते हैं। तो गिवन कि आज के जैसे रिसोर्स है, बट यहाँ पे ये है कि आपको कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम जैसे जो बंदा जॉब करने जाता है ना, वो मेहनत करता है, वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी आज के टाइम। यस, ओनरशिप।
वही ना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने देखा, इवन मैंने एक शॉर्ट भी बनाया इस पे, कि डूंगा राम चौधरी करके हाँ, एक है ना डूंगा, हाँ। ड्रॉपर स्टूडेंट था एंड ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया ड्रॉप ईयर में। पता तुम्हें ये टीचर भी, ये भी जो स्टूडेंट डूंगाराम भी जो है ना, अच्छा ये भी हमारे फैकल्टी ने पढ़ाया। अच्छा, कौन से टीचर थे? निंजा सर। निंजा सर एनकेएस सर है? एनकेएस सर अलग है, वो नीलकमल सेठिया सर है। अच्छा निंजा सर है नितिन जैन सर। अच्छा तो एनकेएस सर है आईआईटी खड़गपुर के, और निंजा सर हैं बिट्स पिलानी के। अच्छा तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और मतलब उन्होंने डूंगाराम को ही पढ़ाया। 4 बार AIR1 निकाली उन्होंने, जिनमें से एक डूंगाराम है। मैं तो उस टाइम पे पैदा हुआ था, लाइक 2002 में एग्जाम दिया था। अब मैं उस टाइम पे पैदा हुआ और था। टाइम पे उन्होंने यार हम पढ़ा रहे थे, ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर रहे थे हाँ उस कर टाइम रहे पे। थे, तो सोचो उन टीचर से पढ़ रहे हैं। तो मतलब 12th में पॉसिबल है, बस मेहनत और डेडिकेशन की ही बात है एक साल में। बेस्ट रिसोर्सेज, हार्ड वर्क, बस और क्या। डेडिकेशन वही, हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से हार्ड वर्क आ ही जाएगा, ये बात है। तो बेस्ट रिसोर्स और डेडिकेशन, ये 2 चीजें हो अगर आपके पास, तो बस ठीक है। अब जैसे ड्रॉपर की बात करी अभी मैंने, तो ड्रॉपर से याद आया कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी हैं। अभी तो एक तो मुझे पहले ये बताओ, फर्स्ट ड्रॉप तक वैलिड है, सेकंड ड्रॉप भी लेना चाहिए? पहले तो इस पे बात करते हैं। यार सेकंड ड्रॉप तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं रिपीटेड ड्रॉप्स के खिलाफ हूँ। Same. पहला ड्रॉप भी तभी लेना चाहिए सिर्फ, देखो यार बहुत सारे आपको बैच सेलर लोग आएंगे जो अपना बैच बेचने चक्कर में ना ड्रॉपर को मोटिवेट बहुत करते हैं। सही में ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। और ये मोटिवेशन अप्रैल में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ताकि भाई बंदे बैच ले ले। पर मतलब मैं तो भाई ड्रॉपर्स को ये कहता हूँ कि यार आसान नहीं होता। आपने अगर पिछले साल नहीं पढ़ा, या आपको लगता है आपकी हैबिट्स खराब है और आपको डाउट है क्या, देखो एक होता है जोश में आके एक फैसला ले लेना, बड़ी मोटिवेशनल टॉक सुन के ओ भाई वो हो जाना। बच्चे मेरी बात मानेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो होता है एक फैसला ले लेना, बाद में उसको ढोना, बाद में रोज पढ़ना, हर रोज अगले दिन उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन भी पढ़ना, उससे अगले दिन भी पढ़ना, फिर उससे अगले दिन भी पढ़ना है, और फिर उससे अगले दिन भी, और फिर उससे अगले दिन भी, और ऐसे 300 दिन तक करना है। ये नहीं कर पाते लोग, छोड़ देते हैं। तो ड्रॉप ले लिया आपने, साल बर्बाद कर दिया, उसका क्या फायदा। सही बात। इससे अच्छा तो तुम कॉलेज में जाते वहाँ 2 नई चीजें सीखते। बल्कि आप कॉलेज से जल्दी ग्रेजुएट होते हो, उस 1 साल में आप 10-15 लाख रुपए भी कमाते। सही बात। अगर थोड़ा फाइनेंशियली देखो तो तुमने 10-12 लाख का नुकसान ही कर दिया अगर नहीं पढ़ते हो। एंड सेकंड ड्रॉप तक तो मैं भी नहीं समझता कि यार वर्थ इट है। मतलब पार्शियल ड्रॉप का एक बार सोच सकते हो कि कॉलेज के साथ साथ कुछ कर लो सेकंड ड्रॉप में, पर फर्स्ट ड्रॉप तक चलता है। मतलब उसमें भी है कि बंदे को अगर पहली बार में मौका ना मिला हो, हाँ, या जैसे तुमने क्यों लिया था ड्रॉप? मैंने क्या किया था, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। नहीं कोई ना, आराम से बताओ। जैसे मैं तो देखो यार ढंग से डीप में डिस्कशन करता हूँ। हाँ, मेरा क्या था, मैंने बच्चों के साथ शेयर कर रखी है कि मैं क्लास 11-12 में मेरा कोई पॉइंट ही नहीं था कि मुझे जेई देना है। 11-12 में हमारे अपने टीचर होते थे, कोचिंग्स होते थे स्कूल की, बोर्ड्स का पढ़ाते थे, वहाँ ट्यूशन जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ऑल्टरनेट डेज पे। अब बस वो ट्यूशन जाता था, बस गोल यही था कि 12th में मुझे 95% लेके आना। बोर्ड की कोचिंग थी, बोर्ड की कोचिंग थी। फिर जब मैंने देखा यार नवंबर आता है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले नवंबर का टाइम आता है जब एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है, तब मैं देखता हूँ यार कि मतलब ठीक है बोर्ड में 95% आ जाएंगे, लेकिन आगे क्या, मतलब आगे तो मैं फिर ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं है, तो मगर यहीं रह जाऊंगा मैं तो तब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार मैं जेई देता हूँ। मैंने उस साल ही जेई दिया एंड मेरी 83% आई। तो तुमने बोर्ड की तैयारी करके बस जेई अटेम्प्ट कर दिया? बस अटेम्प्ट कर दिया। अब 83% से ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने 10 दिन लगाए और मेरे 83 मतलब 70-75 नंबर आ गए। तो तब मैंने सोचा कि अब मैं ड्रॉप लेता हूँ, एंड जब भी मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि कॉलेज तो अच्छा मिलना नहीं है, तो मगर एक ड्रॉप लेता हूँ और टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से पेपर बहुत लेट हुआ था, एडवांस का लाइक सितंबर अक्टूबर में हुआ था, और फिर 2021 में जनवरी में पेपर हो गया था, जनवरी फेब में। तो 3-4 महीने मिले मुझे, एंड उन 3-4 महीनों में मैंने जम के रगड़ के जितनी मैं मेहनत डाल सकता था करी। मैंने सारी सेल्फ स्टडी करी, ऑनलाइन ही पढ़ाई करी यूट्यूब से। मतलब मैं तो फर्स्ट बैच होऊंगा जो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे। अब तो बहुत कॉमन हो गया क्योंकि बाकी कोचिंग्स के भी बैचेस आ गए। तब पढ़ा, मेरे 98 समथिंग परसेंटाइल आया, जी एडवांस भी क्रैक किया। तो उस जगह से जहाँ मैं कुछ नहीं था, मैं एक सर्टेन जगह पे एनएसयूटी के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे अब एनएसयूटी आपको पता है मतलब प्राइम कॉलेज, टियर 1 कॉलेज है, बहुत सही कॉलेज है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो मैं आइडिया होगा। तो बस ऐसे ही मैंने ड्रॉप लिया। मतलब एक फेथ था, खुद पे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इतने से इतना जा सकता हूं। ऐसे बंदे को ड्रॉप लेना चाहिए जिसको भाई मतलब जिसको फेथ है और जिसको मौका ही नहीं मिला।
राइट। तो वो बंदे को लेना चाहिए ड्रॉप। अदरवाइज ना मतलब ड्रॉप बहुत लोग ऐसे भी ले लेते हैं, और कोचिंग वाले चाहते हैं लोग ड्रॉप ले। देखो मैं तो देखो कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, ऐसा बिजनेस जो किसी के उस पर बना हुआ तो बहुत ही गलत है, किसी को गलत गाइड करके ना। तो ये नहीं ना कि आपका बस का कोर्स ज़्यादा बिक जाए तो आप बच्चे को ड्रॉप करवा दो, वो नहीं कर सकते। पर ये है कि जो सिंसियरली ड्रॉप लेना चाहते हैं, बल्कि कई सारे बच्चे, एक बच्चे ने हमारे को लिखा कि मेरी 97 परसेंटाइल आई है, और लेकिन आपने यार अब ये लॉन्च किया बैच, अब इन टीचर से पढ़ने की मुझे लग रहा है इनसे पढ़ के मैं ज़्यादा लूँगा तो ड्रॉप ना ले लूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई इस पे NIT मिल जाएगा, चुपचाप NIT जाओ, क्यों तुम्हें यार सदा JEE की तैयारी करते रहना है। सही बात है, यही थोड़ी ना लाइफ है। हाँ तो एक मतलब करो, सब करो, पर एक फेज है ना, वो हो गया, मतलब इसके बाहर भी निकलो, इसको भी करो, दिल से करो, जब करो तो दिल से करो, जब बाहर निकलो तो पूरा निकलो। तो ऐसे है। तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई कि बंदे फिजूल में ड्रॉप ना ले। हाँ। दूसरा भी आपने बताया कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ये बैच ज्वाइन कर लो, इन टीचर से पढ़ लो, तो एक्चुअली में ये टीचर्स तो बढ़िया है, मतलब नो डाउट है ना, क्योंकि ऑथर्स हैं खुद बुक्स के। दूसरा ये प्राइसिंग वाला सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, मतलब इतने कम प्राइस में कैसे बैचेस लॉन्च कर दिया आपने। यार देखो मेरी रैंक 2470 थी, 247 थी। हाँ तो उसमें मैं कहा एक 0 लगा देते हैं, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके कर दो। बच्चे फिर कमेंट करने लगे काश इसकी रैंक 1 आती। तो ये था यार, मतलब यार फीस इसकी वैसे तुम अगर ऐप पे भी चेक करोगे तो 10,000 फीस है। अच्छा। और तुम अगर एक चीज़ देखोगे ना कि जैसे ये टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, इनसे तो मतलब ये तो प्राइम टीचर है, इनसे अच्छा सच में कोई इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोई टीचर नहीं है। क्वालिफाइड माने कि AR1 लाना एक क्वालिफिकेशन है, AR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लाए हुए हैं। राइट। तो इतने ज़्यादा जो क्रेडेंशियल्स वाले टीचर है ना, वो कोई भी नहीं है। राइट। और तो वैसे टीचर जो होते हैं ना, जिनकी कुछ भी AR1 एक को भी पढ़ा दिया, तो उनके बैच आते 20-30 हज़ार रुपये का एक सब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसे तुम्हें तो पता भी होगा यार। ठीक है, अब ये 3 सब्जेक्ट मिला के तो यार फिर होना चाहिए भाई 90,000 का, 80,000 का। पर मतलब है कि 10,000 इसके लिए बहुत लेजिट फीस, 10,000 भी होता तो भी मैं कहता है बहुत लेजिट फीस है। तुम कहते हैं यार, मैं तुमसे पूछता हूँ अगर 10,000 रुपये इस बैच का होता इस लेवल के टीचर्स, हाँ मैं ज़्यादा डाउट नहीं करता, है ना। तो लेकिन पॉइंट ये था कि यार भाई कोई 10,000 ना अफोर्ड कर पाए तो एक ऐसा प्राइस रखते हैं। तो ये एक जब तक हो सकता है 2470 फीस है इसकी। दूसरी चीज़, अब प्राइसिंग के साथ ना एक और चीज़ ऐड होती है, वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, कि आप सारे सेशन, सारे लेक्चर्स टाइम पे लोगे, क्या जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या DPPs नोट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे, इन सब की गारंटी कौन लेगा। देखो DPPs तो सबको वैसे भी फ्री दे रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी है कि वो क्वालिटी नहीं है, मतलब बेस्ट चीज़ है वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यार, ये टीचर्स को तो नॉलेज है ही, और यार यहाँ पर टीचर्स है ना, मतलब दे आर वर्किंग फॉर अ मिशन, ना कि मतलब कि भाई उसको टीचर्स अपने उस तरह नहीं देख रहे कि भाई ये एक ट्रांजैक्शन है, एक बैच ही तो पढ़ाना है। टीचर्स भी उस मिशन से जुड़े हुए हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, कि पूरे देश में हम अगर यार सोचो कि कोटा में बैठ के, या मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, टीचर्स कोटा में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के सोचो कोई बंदा झारखंड में, कोई भिलाई में, कोई कहीं अहमदाबाद में, कोई भाई कश्मीर में, वहाँ पे वो बैठ के लेक्चर देख रहा है, और उसकी ज़िंदगी, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखने को मिल रहा है, उसकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, उसकी लाइफ बन सकती है जिस चीज़ से। तो इस मिशन के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो क्या धक्का देने की ज़रूरत ही नहीं, टीचर्स मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड टीचर्स थे इसके बारे में। तो ऐसा कोई भी आ ही नहीं सकता। और बात ये है कि तुम कह रहे हो लेवल, तुम्हें कई लोग कह रहे हैं कि यार इसमें अच्छे लेवल का थोड़ी पढ़ाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक बुक पढ़ाएंगे। ब्लैक बुक को यहाँ पे पूरी डिस्कस करेंगे प्रॉपर, जो मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो मतलब बाकी क्वेश्चन इस बैच में ब्लैक बुक डिस्कस होगी। अब ब्लैक बुक का लेवल थोड़ा ना गिर जाएगा कि प्राइस अगर फीस कम है तो ब्लैक बुक का लेवल थोड़ा ना गिर जाएगा। MS चौहान बुक का लेवल थोड़ा ना गिर जाएगा। MS चौहान सर अगर आपको बुक डिस्कशन करवाएंगे तो लेक्चर में वो थ्योरी पढ़ानी भी तो पड़ेगी, नहीं तो भाई कुछ भी हो रहा है। तो पूरा पढ़ाएंगे और बहुत दिल से, ये टीचर्स और ज़्यादा दिल से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मिशन के लिए पढ़ा है कि इनको वो इम्पैक्ट दिखता है। जितना बच्चा आज हमारे साथ जुड़ गया है और जितना ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो देख के भाई सबको लग रहा है कि यार हम बहुत बड़ी क्रांति लेके आ रहे हैं। और इसलिए सबके अंदर वो एक्साइटमेंट है, सबके अंदर है कि ऑनलाइन कोचिंग में ना बच्चे जो होते हैं सीरियस नहीं होते।
ऑनलाइन के बच्चों को सबसे टॉप पे पॉइंट जो आता है ना यही रहता है कि ऑनलाइन कोचिंग ले लो पर बच्चे सीरियस नहीं होते, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। पर एक बताओ, अगर भाई नॉन सीरियस हैं बच्चे तो इतने सारे बच्चों ने ये क्यों चूज़ किया? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्यों चूज़ किया कि मतलब मैं हैरान हो गया। मैं सोच रहा था कि यार कुछ बच्चों के लिए इसको लॉन्च करेंगे, जो सीरियस होंगे वही पढ़ लें, कोई बात नहीं। बाकी मैं तो चाहता तो हमेशा, देखो मैं अपनी वीडियो में भी तुम देखोगे कि मैं बोलता हूँ कि यार AIR 1 एम करो, AIR 100 एम करो, कि ए चेज द आइडियल, बेस्ट चीज़ को चेज करो। ठीक है, क्या 100 एम करते हो 1000 भी आ गई तो क्या दिक्कत है? तो मैं तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि हर बच्चे का लेवल बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि तेरा लेवल लो है तो लो ही रहे। तो मैंने इसलिए भाई सबको ये बात, ये कोर्स ऑफर किया और बच्चों ने भी इंटरेस्ट दिखाया। तो ये बात से मेरे को तो भाई लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा मतलब इस पे खुद पे प्राउड फील हो रहा है, और टीचर्स को भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबको। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा आपके बैच से? यार देखो, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन तो आएगा। कोई मतलब कह रहा हूँ ऑनलाइन लर्निंग से कभी तो यार AIR 1 आएगा, कभी तो आएगा। हाँ ठीक है, जिस हिसाब से सेक्टर ग्रो हो रहा है ना, उस हिसाब से तो आएगा, आ जाएगा। हाँ। एक दिन तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन, भाई देखो दुनिया जो ऑनलाइन की तरफ जाते जा रही है, एक दिन तो आएगा। तो वो कब आएगा? जब ऑनलाइन AIR 1 वाले टीचर्स भी आएंगे तभी तो आएगा। AIR 1 एक दिन तो आएगा। एक AIR 1 कब आएगा? जब AIR 1 वाले टीचर्स भी आएंगे। तो हम भी उसके अंदर एक स्टेप्स डाल रहे हैं, और हमारा तो मिशन है भाई कि इस साल नहीं तो अगले साल, कोशिश तो ये इस साल भी जोर लगाओ कि AIR 1 कोई ऑनलाइन चला के दिखाएं JEE एडवांस में। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भाई, हो जाए जिससे तो भी आएगा ना। पर मेरा पूरा जोर है इसमें, तो मैं भी भाई सब कुछ बिल्कुल एक ही तरफ फोकस है मेरा कि भाई मतलब ये टीचर्स हैं, टीचर्स का भी यही फोकस है कि भाई बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे, बेस्ट क्वालिटी मॉड्यूल्स करे। जब इतने बच्चे ये मॉड्यूल्स करेंगे ना, लेट अस से 30,000 बच्चे हैं, अब इनमें से मान लो 20,000 ने भी मॉड्यूल्स किए, अब ये बढ़ेंगे भी, पर हम 20,000 आज जो है वही लेके चलते हैं। ठीक है, 20,000 मॉड्यूल्स किए, तो 20,000 में कोई तो होगा मतलब जो 1 भी लाए, कि कितनी हमारे पे वो है चांस है कि सबने AIR 1 वाला मटेरियल कर लिया। तो चांस है ना कि कोई तो AIR 1 ले आए। पर चलो नहीं भी आई AIR 1, मैं कहता हूँ कि इसमें घाटा क्या है कि जब अगर 100 में से मान लो इन 20,000 मॉड्यूल सॉल्व करने वाले बच्चों में 100 में से अगर मैं कह रहा हूँ 40 भी आ गए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगा कि खुद की AIR 247 लाना तो छोटी चीज़ है। हमने मतलब एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिससे भाई 40 बच्चे 100 के अंदर आ गए। इनफैक्ट तुम्हें पता है जो टीचर्स है ना वाइब्रेंट के, इनके कई बार ऐसा हुआ है कि 30% 40% बच्चे AIR 1 से 100 में 30-40% बच्चे जो है वो वाइब्रेंट के रहे हैं। इनफैक्ट ये जो करियर व्हील है ना SSC में, मतलब मैं हर किसी से एसोसिएट नहीं करता। तुम देखना कि मैं जनरली जो चीज़ें लो लेवल पर होती है जनरली, या मैं उनका ना तो एंडोर्समेंट करता ना कुछ करता, मैं अपना एक मतलब एक वो रखता हूँ कि यार मैं जैसे एडवांस लेवल की बात करता हूँ, IIT पहुँचने की बात करता हूँ, तो मैं टीचर से भी वैसे ही जुड़ता हूँ जो एक्सीलेंट टीचर्स हो। इसीलिए वो टीचर जो मेरे साथ एक तरह से वाइब मैच करते हैं, उनके साथ बहुत वाइब मैच करे, बहुत लंबी बातें करता हूँ उनके साथ। वही चीज़ करियर फिल्म में क्योंकि इनके जो फाउंडर है ना राकेश यादव सर, वो है खुद भाई उन्होंने क्रैक कर रखा एग्जाम जैसे इसमें। तो वो ये क्या करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 100 होती है ना जो टॉप 100, उनमें 70% रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर दे रहे हैं SSC में। अच्छा, तो ऐसा ही एक तरफा डोमिनेंस है। मतलब इसलिए नहीं कि हम भाई एक वो, पर डोमिनेंस है इसको एक तरफा ऐसा ही कंट्रीब्यूशन, ऐसा ही एजुकेशन में इम्पैक्ट यहाँ लाना चाहते हैं JEE के अंदर। इसीलिए बेस्ट टीचर्स, इसलिए बेस्ट मैं भी मोटिवेशन दूंगा बच्चों को, और फिर कंटेंट मॉड्यूल सब ये मतलब मुझे लगता है कि आएगा, बहुत जल्द आएगा, इस साल नहीं तो अगले साल। भाई अब फिर से आपने प्रमोशन पे आ गए, हम वापस आते हैं। वापस हमारा मैंने कुछ गलत बोला भाई, मैंने कुछ गलत बोला, मतलब मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। नहीं है ना, सारी बातें सही है, पर फिर से हम ट्रैक पे आते हैं। ट्रैक हमारा ये है कि भाई अब बच्चा 11th 12th ड्रॉपर स्ट्रैटेजी हो गई, हमारा सेक्शन हो गया, किताबें भी हमने कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं कि बच्चा गलतियां क्या करता है। यार जैसे क्या होता है क्वेश्चन, देखो एक बार बताओ, एग्जाम के सेंटर पे बैठ के हमारे सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर जी के ऊपर एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, हम एक टाइम पे सिर्फ वो सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं कर रहे हो। सही बात है। तो यानी हमारी जो आज तैयारी हो रही है
ये उस लम्हे के लिए ही तो हो रही है। हाँ वो 3 घंटों के लिए, वो 3 घंटों के लिए, एडवांस के लिए 3 + 3 6 घंटों 6 के लिए। घंटों के लिए। कहते हैं ना, 1 piece of paper can't decide my future, इसलिए 2 होते हैं उसमें। ठीक है, 2 पेपर चाहिए। तो सब उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस टाइम के लिए, उस लम्हे के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आज बच्चा जो होता है वो थ्योरी पढ़े जा रहा है, मान लो लेक्चर अटेंड कर लिया उसने, हाँ तो क्या तैयारी हो गई? अपने आप से बच्चों को सवाल पूछना चाहिए ना। सही बात है। तो आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किए एक एडवांस लेवल के, क्या बच्चे ने आज IIT लेवल के, मेंस का लेवल, एक बात मुझे बताना, आजकल बढ़ नहीं गया, सच बताना? बढ़ गया। और बोर्ड का ही बढ़ गया, और छोड़ो मेंस छोड़ो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। फिजिक्स का पेपर देखा ना तुमने कि कैसा आया था इस बार, जो हाई हो रहा था। मैं कह रहा हूँ यार, या तो आप धरना चले जाओ जंतर मंतर पे धरना करने, या आप भाई छोड़ो ये सब और अपना लेवल बढ़ा लो। सही बात है। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि पढ़ना हमारे हाथ में, हम बढ़ा सकते हैं लेवल, और बोर्ड के लिए नहीं भी बढ़ेगा तो IIT के लिए तो काम आएगा ही वो। हाँ। और मेंस में भी वही, अब लेवल बढ़ ही रहा है। तो बच्चा क्या वो लेवल पे पढ़ रहा है? कई बार ऑनलाइन में ये नहीं होता यार, लोग कहते हैं कि अपने लेवल के हिसाब से पढ़ो। और यार हमें क्या पता हमारा लेवल क्या है? जब तक हम अपने आप को पूरा चैलेंज नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप से मुश्किल चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमें क्या पता हमारा लेवल क्या है? तो बच्चे को वो पुश करने की ज़रूरत है और क्वेश्चन करने लायक बनना है। हाँ। जब मैं 11वीं में था ब्रो, पता क्या हुआ? 11वीं पास हुई मेरी, जुलाई का महीना था, JEE एडवांस्ड 2015 हुआ था, वो हुआ मई में हुआ। तो मैंने जुलाई में एक बार ही वेबसाइट पे गया, डाउनलोड किया, प्रिंट करवाया, अटेम्प्ट किया। 504 नंबर का पेपर था, वो सबसे लंबा पेपर था आज तक का। हाँ। ठीक है, वो अटेम्प्ट किया मैंने, मेरे भाई नंबर बने उसमें कुछ 54 नंबर। अच्छा। अब वो बहुत मुश्किल पेपर था। ठीक है, मैंने कहा यार इसमें मेरा तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, दूर दूर तक भी नहीं हुआ। 11th हो गई ना, आधे नंबर तो आते। सही बात है। आधे नहीं, 1/4 तो आते। 1/10 क्या होता है? अब 1/10 पता कैसे आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ढूंढोगे, इतना लंबा पेपर है, कुछ तो मिल जाए। कोई क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर दिया, कोई तुक्का मार दिया, लग रहा है यार ये होगा, हो जाता है। कुछ आसान क्वेश्चन भी तो आते ही हैं। आसान क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब इतने तो आ ही जाते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने कहा बेकार है, मैं तो बेकार हूँ। मैंने उस दिन ठान लिया, मैं कहा यार तैयारी तो तभी है जब 2015 का पेपर करने लायक बन जाऊँ मैं, वरना बेकार है, वरना मैं पाखंड कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर खुद को कह रहा हूँ कि मैंने थ्योरी पढ़ ली, तैयारी हो रही है, नोट्स बनाया जा रहा हूँ, तैयारी हो रही है, और क्वेश्चन मैंने कभी किए नहीं, तो मैं एक किसी को तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ। पता नहीं वो बंदा कौन है, शायद मैं ही हूँ, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ये नहीं करूँगा मैं। ये सबसे बड़ी गलती देखा जाए ना आज के टाइम पे, कि बच्चे ना एक मिसकंसेप्शन से में ही रहते हैं, अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं कि भाई मैंने लेक्चर कर लिए, इसका मतलब अब मैं सीधे पेपर देने जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, रियलिटी चेक से तो एकदम दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है उसने आज पेपर दे लिया, उसके रियलिटी आ जाएगी बाहर, उसे पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये हार्श ट्रूथ है। चुभता नहीं यार, जैसे अगर मान लो किसी पेपर में नंबर कम आया तो चुभता है उसको बहुत। मॉक टेस्ट में, फाइनल पेपर में, मॉक टेस्ट में चुभते तो हैं, मतलब चुभते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, चुभते हैं, उसे टैकल करने की बजाय ना एक कदम पीछे रख के उसे अवॉइड कर देते हैं। तो जैसे ऐसे सिलेक्शन कैसे हुआ? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो है नहीं, तो तब सारे बच्चे ये तो नहीं होना सिलेक्शन, फिर क्या फायदा? मतलब इससे अच्छा तो मत ही करो प्रेप यार, मतलब इससे अच्छा तो भाई BGMI खेलो, बहुत बढ़िया, मतलब कम से कम एंजॉय तो कर लोगे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन बच्चा रहता है पता है? हाँ, जो नहीं कर पाता क्वेश्चन, और जो जिसके नंबर कम आते हैं, अंदर तो उसको पता ही है ना कि प्रिपरेशन 0 है। असल में जब पेपर देगा वो, तो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी उसी को होती है, अंदर सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स नंबर पूछ रहे हैं, वहाँ झूठ बोल देता है, या फिर पढ़ने बैठता है तो पीछे गेम खेल रहा होता है, वेब सीरीज देख रहा होता है, दरवाजा खोलते हैं पेरेंट्स तो पढ़ाई कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वो स्ट्रेस ही तो डालती हैं सारी चीजें। क्विट कर दो जी। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। तो क्विट कर ही चुके हैं भाई। अगर आपने पेपर नहीं दे रहे ना, अगर आप या अगर आप IIT लेवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं या मेंस लेवल भी नहीं कर रहे अगर आप, ठीक है, मेन कई बार तो क्या होता है पता है, आजकल एक और नया मतलब कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी, ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, B वाला, C वाला, अच्छा C वाला, ठीक है, वो फैला हुआ है आजकल। कि क्या होता है, एक घटिया लेवल को बच्चे कहेंगे ये मेंस लेवल है,
फिर उसको करते रहेंगे ताकि खुद को दिखा भी लिया कि मेंस कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है, सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है। और जब असली मेंस होता है तो चपेड़ पड़ती है इतनी गंदी मुंह पे, वो भी बहुत चल रहा है। वही तो मेंस भी तो मेंस वाला पढ़ लो, ये तो देख लो जो तुम मेंस के नाम पे पढ़ रहे हो असली मेंस है या नहीं है। सही बात है। तो लेवल अपना बढ़ाना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन नहीं हो रहे तो तैयारी बेकार है, सब बेकार है। मैं कह रहा हूँ मैंने 20 घंटे थ्योरी पढ़ी, 30 घंटे पढ़ी, 40 घंटे पढ़ी, पर मुझसे अगर एक भी क्वेश्चन नहीं होना 40 घंटे जीरो है। हाँ जीरो है वो, मत सही करता बात ऐसे। है। अच्छा मतलब अब तुम फाइनल पे, वही बात है कि तुम वो वैसे सोच के पढ़ाई करो ना, तुम फाइनल पेपर में गए और वहां देख रहे हो तुमने एक चैप्टर पे तुमने 20 घंटे 40 घंटे लगा दिया और उसको क्वेश्चन आगे वो हुआ ही नहीं, तो जीरो जीरो हो गया ना। बल्कि पता क्या होता है, एक और बुरी बात है इसमें, आपने 40 घंटे लगा दिया लेकिन आपने आधा अधूरा पढ़ा या कच्चा रह गया, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, वहां जाके आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्योंकि आपने तो मेहनत कर रखी है, अटेम्प्ट करोगे तो 10-15 मिनट खर्चा होगा, टाइम लग गया, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, गलत हो गया मान लो, -2 नंबर हो गए। यानी 40 घंटे मेहनत करके -2 आए। उससे अच्छा आप 0 मेहनत करते और 0 नंबर आते, वो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम उस क्वेश्चन का जो टाइम बचता वो कहीं और आप किसी और क्वेश्चन में लगा लेते, देखते ही छोड़ देते और आगे निकल जाते, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती। मैं सच कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि आप चैप्टर ही छोड़ दो पूरा और आप स्पेशली एडवांस्ड क्योंकि वहां तुम आधे अधूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, चैप्टर पूरा छोड़ दो और कोई पढ़ रहे तो पूरा पढ़ लो ताकि उसका क्वेश्चन हो जाए। हाँ, श्योरिटी होनी चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन तो होना ही होना है। ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई छोड़ दो उसे, बीच में रहोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये गलतियां तो हैं, ये सबसे बड़ी 2 गलतियां तो ये है। साथ में जो मुझे लगता है एक गलती जो बच्चे करते हैं कि ठीक है, जैसे उन्होंने अपना पहले लेक्चर देख लिया या थ्योरी पढ़ ली, फिर चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक लेवल पे कर ली, पर दिक्कत क्या करते हैं, रिविजन नहीं करते। मेरा जो मानना है रिवीजन का मेथड, मुझे आपका नहीं पता क्योंकि वीडियो की शुरुआती में नोट्स के फाड़ने से हुई है उसमें हम बात करेंगे, पर जो मेरा मानना है रिवीजन का कि भाई तुमने क्लास में बैठे हो, तुम अपनी लैंग्वेज में तुमने नोट्स लिखे, एज इट इज मत लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो और जो तुमने 1 हफ्ते पहले पढ़ा उसे 1 हफ्ते बाद फिर से देख लो कि भाई तुमने क्या क्या पढ़ा है, या उससे भी बेस्ट है कि तुम सॉल्यूशंस देख लो, उसके सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर की। ओके, आपका क्या मानना है रिवीजन? सही है, यही तरीका है कि मतलब क्या होता है कि सारे बच्चे बैच में है किसी ना किसी, चाहे ऑफलाइन भी है, वो ऑनलाइन एक बैच लेके रखते हैं सारे बच्चे। ठीक है, इनफैक्ट हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन के, मतलब एन ओवरवेलमिंग नंबर, मतलब ये मान लो कि आधे बच्चे ऑफलाइन किसी जगह जा रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा लेट भी लॉन्च किया, तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो ज्वाइन कर रखा था। तो कहते हैं हमारे 2 टीचर अच्छे नहीं है, 1 टीचर अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ज्वाइन कर लिया उन्होंने कि भाई मैं तो MS चौहान सर से पढ़ूंगा। ज़्यादातर केमिस्ट्री बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, मतलब है तो सारे ब्लैक बुक के ऑथर भी हैं, GB सर भी हैं, पर मतलब एक जो आए कि केमिस्ट्री के बच्चे केमिस्ट्री के लिए, तो कह रहे केमिस्ट्री ऐसी हो ही नहीं सकती कहीं, तो वो तुम भी मानते हो कि केमिस्ट्री तो इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, ये ट्राई हुआ है 3 भाई, तीनों तो भाई ठीक है तो बच्चे इसलिए भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो पॉइंट ये था कि सारे बच्चे बैच में, बैच है कोई ना कोई उन पे, बैच में क्लासें खत्म हो जाती होंगी 7-8 बजे तक, हमारी क्लासें 8 बजे खत्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है, 8 बजे के बाद 8 से 12 बजे तक 4 घंटे होते हैं। उस 4 घंटे में ना आप सिर्फ आधा घंटा जो क्लास की स्लाइड्स हैं उन पे एक बार नजर मार लो। बल्कि नजर मारने का क्या तरीका है ना कि हेडिंग आप हेडिंग देखो और नीचे छुपा दो स्क्रीन पे से, और फिर खुद को बोलो भाई नीचे क्या था, ये रिकॉल करो उसको, अभी पढ़ा है ना, गरम गरम पढ़ा है ना, तो गरम गरम रिकॉल कर लो। जब आप एक बार रिकॉल कर दोगे ना उसको, तो आपको याद रहेगा, और उसके बाद आप एक बार जब पूरा रिकॉल हो जाए सारी चीज, सारी हेडिंग्स, एक बार आप शीट रीड भी कर लो, जो PDF आती है, और आपका जो है थ्योरी रिवाइज होगा। आधा घंटा लगेगा ऐसे पूरे दिन की रिवीजन करने में। ये आप डेली करो, ठीक है, डेली आधा 1 घंटा दो, और उसके जस्ट बाद DP भी कर लो, और सुबह उठ के शीट कर लो, मतलब मॉड्यूल कर लो, शीट कर लो, वो कोटा में मॉड्यूल को शीट कहते हैं, तो शीट मॉड्यूल कर लो, खत्म, मतलब खत्म, बस हो गया, आपकी AR 100 आ जाएगी। ये आप अगर नियम से कर लोगे तो 1 साल, ये प्रोसेस फॉलो कर लें तो रोज करो, और आई थिंक ये सफिशिएंट भी है। और जरूरी नहीं कि आपके बैच में, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो यही फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई अपना कोचिंग जाओ, वहां से पढ़ लिया, घर पे आकर रिवीजन वगैरह कर लो उसी मेथड से कि भाई जो जो पढ़ा है खुद से रिकॉल कर लो और फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो। सबसे मतलब कोचिंग का बेस्ट यूज ऐसे ही होगा।
हाँ सही। ठीक है, तो हमने अभी मिस्टेक्स पे भी बात कर ली है। तो भैया आपने ना नोट्स को लेके बीच में बहुत हल्ला मचाया था कि नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ। तो मुझे बताओ, अब आपने खुद का बैच लॉन्च कर दिया, इसके अंदर नोट्स बनवाओगे या नहीं बनवाओगे? यार ऐसा होता है जो मैंने जब, अगर वो वीडियो मुझे नहीं पता तुमने पूरी देखी कि नहीं देखी, पर जैसे मैंने वो क्लिप्स में देखी है जो शॉर्ट्स में घूमती रहती है। जो मेरा नोट्स को लेकर के पॉइंट है ना, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जब बंदा लेक्चर में बैठा हुआ है, टीचर वहाँ समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और बोल रहा है मुंह से, आप उसको सुन ही नहीं रहे, आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे। आपके कान में घुसा, आपने कहा ये वर्ड है, आपने नोट कर दिया। आपने नहीं सोचा वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, इसको हटा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई सामने, उसको भाई हाँ ये चल रहा है, अच्छा ये इससे कनेक्टेड है, ये है, पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा ये कैसे, सवाल आ रहा है मन में, कुछ नहीं, नोट कर नोट कर। ऐसे बंदे का IIT होगा? ठीक है, वो तो यार शीट तो आज ऑनलाइन में वैसे भी मिल जाती है, आपको स्लाइड मिल जाती है ना, सब कुछ रहता है। पर क्या ये तरीका ठीक है कि आप यार बस नोट करे जा रहे हो और सुन नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ आपने नोट करने के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट मशीन बनने के लिए आपने ऑफलाइन कोचिंग में भी आपने लाखों रुपया दिया, इसलिए दिया? आप वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट तो समझो यार। बल्कि नोट्स में भी क्या होता है, लोग ना बहुत एस्थेटिक नोट्स बनाते हैं, 4 उसमें वो ले लेंगे, 14 कलर के पेन ले लेंगे, ठीक है, और उसमें वो हाईलाइट करेंगे, या चलो वो भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ डिटेल में नोट्स बनाएंगे, चाहे एक ही पेन से बनाओ, वो भी गलत है। नोट्स में डिटेल क्यों चाहिए आपको? मैं अगर किसी को बोलूँ ना क्या कर रहा हूँ लेक्चर में, इस बैच में, यार कहीं की किसी भी जगह पढ़ रहा हूँ, हेडिंग लिखो, उसके अलावा टीचर कुछ अगर लिखवा रहा है लिख लो। कुछ टीचर ने डेरिवेशन करी, तो डेरिवेशन को ना अगर आप वर्कआउट कर रहे हो कि अपना दिमाग चला के, तो ठीक है, वरना आपको डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे लिख सकते हो फॉर्मूला सीधा, डेरिवेशन तो आप घर जाके कर ही लोगे, नहीं दिक्कत आएगी तो स्लाइड मिल जाएगी। आप क्यों लिख रहे हो? आप बस इसलिए लिख रहे हो कि वो चीज मेरे पे रहे। क्यों रहे तो सही, जब दिमाग में ही नहीं है तो फिर फायदा क्या? दिमाग में नहीं तो फायदा क्या? बल्कि आप सोचो, जब सारी दुनिया लिख रही है और आप बैठ के सोच रहे हो अच्छा डेरिवेशन में ये स्टेप हुआ, जो वो नहीं सोच रहे, वो लिखने में बिजी है, सोच रहे हो अच्छा ये स्टेप हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, अच्छा आप ये सोचे जा रहे हो, वहाँ पे वो लोग लिखे जा रहे हैं, तो वो आपको हरा नहीं पाएंगे। सही बात है, समझ रहे? मैंने यार 4 महीने में जेई क्रैक ऐसे ही किया कि मैंने ना बेवकूफ़ियाँ नहीं करी, टाइम पास चीज़ों को पढ़ाई नहीं समझा। हाँ, कि लेक्चर देख लिया, हो गई पढ़ाई, नोट्स बना लिए, सब हो गया, बस हो गया, लेक्चर एक नोट में तो पूरा सिलेबस हो गया मेरा। वो तो सब फॉर्मेलिटीज में आता है। हाँ, वो नहीं करना है, इसलिए मैं तो नोट्स के उस बात के खिलाफ हूँ। तो ये यार नोट्स फाड़ दो वाली बात तो ये है कि भाई मतलब बैकअप मत रखो, कुल मिला के बैकअप के भरोसे मत रहो, फाड़ दो बैकअप को। दूसरा मेरा था ये क्वेश्चन है कि वैसे स्टार्टिंग में सबसे स्टार्ट यहीं से करना चाहिए था कि जेई प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए? क्लास 6th में करूँ, नर्सरी में करूँ, केजी में करूँ, 10th में करूँ, 11th में करनी चाहिए? कब राइट टाइम क्या है जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? यार इसको ऐसा समझो कि जेई तो एक बहाना है, जैसे 12th वाले बच्चे के लिए जेई एक नेसेसिटी हो गई, 11th वाले के लिए भी नेसेसिटी हो गई, पर कोई अगर उससे छोटा बच्चा है लाइक तो 9th में है, 6th में, 7th में है, ठीक है, कई लोग उसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं कि IIT की रेस में डाल रहे हो अपने बच्चों को। पर यार उन पेरेंट्स से पूछ तो लो कि वो रेस में डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ तो लो, आपने खुद ही जज कर दिया उनको, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई बंदा माइनक्राफ्ट BGMI में अपना दिमाग खराब करे और ये मैल अडेप्टिव, प्रेडेटरी, टॉक्सिक हैबिट्स में ना पढ़ के वो मैथमेटिकल एक्यूमेन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अपना ब्रेन शार्प कर ले, अच्छी मैथ्स पढ़ ले। मैथ्स तो यार बचपन से पढ़ने की चीज़ है, जितनी हाई लेवल उतना अच्छा। मैथ्स तो माइंड शार्प होता है, ये पढ़ ले अगर, उस बहाने से, जेई के बहाने से उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड शार्प हो गया, कोई ओलंपियाड उसने क्रैक कर लिए, बच्चे का तो माइंड का विकास कितना हो गया उस कच्ची उम्र से। सही लेकिन किसी ने उसको लेबल कर दिया कि तुम लोगों ने बच्चों का बचपन छीन लिया, तुम लोगों ने IIT के रेस में लगा दिया। हाँ, नहीं होता ऐसा, पेरेंट्स बहुत समझदार है,
सही बात है, मतलब बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है, अच्छी बात है ना, वो 4 से 7 कोचिंग चला जाए, कुछ सीख के ही आएगा वहाँ पे। अच्छा सीख के आएगा कुछ, और मैथ सीख के आएगा, शार्प होएगा। इवन देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, मतलब बीच में कि 11th-12th में मेरा गोल था सिर्फ बोर्ड्स का एग्जाम देना, है ना। मैं 9th-10th में कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गया था ऑफलाइन। अब मेरे पापा ने एडमिशन कराया था, मुझे भी पता था, स्कूल में आते रहते थे लोग ना, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ पता चली कि वहाँ पे मेरा गोल नहीं था कि मुझे IIT जाना है, जेई क्रैक करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि हाँ, ये इस इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ के बच्चे निकल जाते हैं IITs और नीट क्रैक कर लेते हैं, बस इतना ही पता था। मैं जो जाता था, मैं ट्यूशन की तरह जाता था, और मुझे तो लिटरली उल्टा मजा आता था वहाँ पे कि भाई स्कूल में वो लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे तेरे टीचर्स पेरेंट्स ने तेरा बचपन खराब किया है, वो क्या? तेरे पेरेंट्स टॉक्सिक है, वो कभी लगा ही नहीं, है ना। पर दुनिया तो ऐसे लेबल कर रही है ना, भाई। तो ऐसा नहीं है यार, पेरेंट्स समझदार है, ठीक है, पेरेंट्स समझदार है, और लोग जो है, मतलब जैसे तू कह रहा है, तो तेरा माइंड जो है वहाँ पे एंगेज हुआ, कहीं ना कहीं लेवल के क्वेश्चंस कराते थे टीचर्स ना, है ना, तो अच्छा लगता है ना यार, अच्छा दिमाग को अच्छा लगा, दिमाग डेवलप हुआ, कहीं ना कहीं उसने वो आज भी तेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, पता भी ना चले, क्योंकि बचपन में जो की हुई चीज होती है ना हमारे साथ, वो बहुत वेज में फाउंडेशनल बन जाती है, तभी तो उसको फाउंडेशन कहते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके, बहुत लोग खिलाफ हैं। हाँ, अगर ये हो कि भाई हर कोई बंदे को मजबूरी में फाउंडेशन जाना पड़ रहा है क्योंकि रेस बढ़ गई, वो गलत है, वो गलत है। पर भाई तैयारी कोई जल्दी कर रहा है, जेई के बहाने मैथ्स पढ़ रहे हैं अगर, तो मैथ्स पढ़ना तो अच्छी बात है। कोई पेरेंट जो ये कह रहा है मैथ्स पढ़ना बेकार है, वो पेरेंट बेवकूफ है। हाँ, अब दूसरे बच्चे ये पूछेंगे कि 9th-10th में कोचिंग कर ली तो 11th में छोड़ी क्यों? तो मेरा तो सिंपल रीजन है कि उस टाइम पे क्या हो गया था कि मैंने खुद ही मना कर दिया कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। मेरे बोर्ड्स में ना कम परसेंटेज रह गई 10th क्लास में, मेरे 83% थे, 83-84%। तो कम क्या, कोचिंग में कम रह गई? हाँ, क्या कोचिंग वाले ने, मतलब कोचिंग में क्या आता था, मजा आता था पढ़ने में, नो डाउट, लेकिन उसके चक्कर में ना मैंने स्कूल को छोड़ दिया। तो ये मेरे केस में ऐसा मिसमैनेजमेंट है, खुद मिसमैनेजमेंट मेरे खुद की वजह से ही। तो बस यही एक रीजन था, वरना तो यार बहुत सही मजा आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं स्कूल से, बहुत कई गुना ज्यादा टीचर्स अच्छे होते हैं कोचिंग के अंदर जो प्राइमरी होते हैं। पर वही बात है, अगर बच्चे का मन है, बच्चे कुछ नया चीज सीख रहा है, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चा खुद मना कर दे तो हटा दो फिर, है ना। बाकी हमने बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन कर लिया है, एंड एक चीज और रह गया, ये भी स्टार्टिंग में पूछना था। तो निशांत भाई, मुझसे ना आपके बारे में ना कुछ सवाल पूछते रहती है ऑडियंस ना, मुझसे बार बार पूछती है, एंड वही सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना है, मुझे नहीं ऑडियंस को देना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई आपने ना IIT की सीट वेस्ट कर दी, आपने IIT के रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए। जैसे कैसे वेस्ट किया, मुझे समझाओ थोड़ा सा। कैसे वेस्ट किया? आपने जेई क्रैक कर दिया, आपको IIT क्रैक करके, मतलब IIT में पढ़ना था, अच्छी CGPA लेके आनी थी, फिर एक अच्छी IT फर्म में जॉब करनी थी, तब आप उन रिसोर्सेज का सही यूज करते हैं। अब तुम आप स्टार्टअप कर रहे हो, ये बैचेस लॉन्च कर रहे हो, इन सब चीजों में लग गए, आपको तो किसी जॉब, आपको तो जॉब करनी चाहिए थी। तो मतलब ये है कि जो बंदा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोडिंग की जॉब नहीं कर रहा, उसने IT की सीट वेस्ट कर दी। इन लोगों ऑडियंस का तो यही है, मतलब मुझे लगता सारी ऑडियंस का होगा, पर कुछ लोग डेफिनेटली होंगे। तो मैं उनको, बाकी सबको भी एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मतलब कई लोग कह रहे थे कि देश का पैसा जो तुम पे लगा एंड उसके बाद तुमने ये किया। हाँ भाई, रिसोर्सेज। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं समझना कि जितना, मतलब मैंने यार IIT गया, IIT चाहता है कि बच्चे स्टार्टअप करें, IITians स्टार्टअप करें। देश में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तब होता है जब वो बंदा महज जाके कंपनी में IT जॉब करने की जगह वो स्टार्टअप करके सैकड़ों जॉब्स क्रिएट करे। IIT स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करता है और फंडिंग देता है स्टार्टअप्स को। IIT तो फंडिंग दे रहा है कि भाई इनकरेज करने के लिए, और बाहर बैठा नूब जिसका ना जेई क्रैक हुआ ना IIT से कोई वास्ता है, वो बोल रहा है कि मैंने IIT की सीट वेस्ट कर दी। ठीक है, मैंने अपना स्टार्टअप इनक्यूबेट करवाया बिट्स पिलानी में। मेरा एक दोस्त तो बता रहा था, उसने अपना IIT दिल्ली में स्टार्टअप इनक्यूबेट कराया। उसके ऑफिस में, IIT दिल्ली में ऑफिस था उसका, वहाँ पे जैक डोर्सी आया था, ट्विटर का जो पिछला CEO था, वो आया था। और IIT आज भी उसके कंपनी में बड़ा शेयर होल्डर है। सोचो, IIT शेयर होल्डर है कंपनी में। अब सोचो ना जरा, सरकार का पैसा IIT का फंड खाया ना,
मतलब आईआईटी ने उस पे पैसा लगाया और वो उसने सीट वेस्ट करके पढ़ाई तो करी नहीं, कोडिंग जॉब करी नहीं। आईआईटी ने जो कुछ लाख रुपए लगाए थे ना, उनकी वैल्यू आज करोड़ों में है, मल्टीपल करोड़, मल्टीपल मिलियन डॉलर्स में है। आईआईटी को तो पैसा दे दिया उसने, ज्यादा दे दिया। सही बात है। और टैक्स के फॉर्म में मैंने कितना टैक्स भरा हुआ आज तक, उसकी मतलब मैंने तो 100 गुना 200 गुना टैक्स भर दिया, शायद और भी ज्यादा, मैं ऐसी नंबर बोल रहा हूँ जितना मेरे पे आईआईटी ने कभी खर्चा किया। बल्कि अपनी एजुकेशन भी, बल्कि वहाँ पे सीट मैंने अपने दम से, अपनी मेहनत से आईआईटी एडवांस क्रैक करके प्राप्त की। वहाँ पे फीस मैंने लोन लेके भरी, वो लोन भी सूद समेत चुकता किया। उसके बाद भाई काम किया, ठीक है, स्टार्टअप किया, स्टार्टअप में इतना कुछ सीखा, मेहनत करी, रिस्क लिए, और उसके बाद इतना सारा जो भी इनकम जनरेट हुई, टैक्स इतना पे किया, ठीक है, मल्टीपल मैनी 100 टाइम्स मल्टीपल्स। एंड उसके बाद कोई नूब आके मुझे बोलता है कि देश का पैसा खराब कर दिया मैंने। इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट दी, उन्होंने भी टैक्स भरा, उन्होंने कितनी कंजम्पशन करी, जिनसे कितनी कंपनियां चली होंगी, ठीक है, पर कितने लोगों को मैंने काम सिखाया, कितने लोगों को मैंने इतने, अभी तो मेरी टीम देख रहे थे, इनमें कितने लोगों को मैंने कितना कुछ सिखाया, कितने लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया, सिखाया, ये सब कंट्रीब्यूशन है। लेकिन भाई जब तक मैंने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, कीबोर्ड पे बैठ के कोड नहीं लिखा 4 लाइनें, तब तक मैंने वेट कर दी। ये कितनी छोटी, कितनी तुच्छ सोच है। सही बात। आईआईटी का मीनिंग वो नहीं रहा आज। आईआईटी का मीनिंग ये रह गया कि अब आईआईटी जाओ और देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करो, ताकि भाई जॉब्स क्रिएट हो और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। राइट। और ये हो गया उल्टा कि भाई आप जाके जॉब ही करो, कि कोई और कर लेगा जॉब, मैं नहीं करूंगा। तो जॉब तो कम है देश में, जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, बल्कि उस तरफ काम कर। आईआईटी को तो और आगे बढ़ के जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए, जो कि जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम है। बच्चों का क्या होता है ना, मैं सबका नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों का ना एक बबल होता है। अब वो क्या देखते हैं कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप है, ये आईआईटी में गए बंदे, आईआईटी से मतलब जॉब ही लेगा, ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा। और जैसे ही कोई बंदा लेफ्ट राइट और कुछ अलग करता है ना, उससे समझते हैं भाई ये तो बर्बाद कर रहा है। अब यार तुम भी देखो, एक बात बताओ, आज तुम मतलब कितना मतलब अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे लगता है अपने बैच में वन ऑफ द बेस्ट काम कर रहे हो तुम, और पैसा तो तुम कमा ही रहे हो। इतना पैसा बहुत कम लोग कमाते हैं, ठीक है। जो मतलब बच्चों, जो तुम भाई ड्रीम सोचते होगे कभी, ये ज़्यादातर बच्चे 95-98% लोग जो ड्रीम सोचते होंगे, रोहित नागर से ज़रा पैसे कमाता है, ठीक है। तो ठीक है। बस वही है ना, मुझसे भी बच्चे पूछते हैं कि यार तूने जॉब क्यों नहीं ली। मतलब भाई जॉब लेनी होती, अगर मेरे क्लास का एवरेज पैकेज बोलो वो अराउंड 15 LPA के आसपास है। मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, NSUT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 15 LPA के आसपास है। जितना मैंने यूट्यूब में मेहनत डाला 10 घंटे 12 घंटे, अगर मैं उतना ही फर्स्ट ईयर से जॉब फील्ड में डालता तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे पैकेज पे होता, नो डाउट, उस फील्ड में भी। बट स्टिल बच्चे बोलते हैं कि आपका प्लेसमेंट नहीं लगा होगा इसलिए। अरे भाई प्लेसमेंट लगा होता, मतलब अगर मैं मेहनत डालता तो डेफिनेटली लगता, पर मुझे लगा कि मेरे लिए काम बना है, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इस फील्ड में था तो मैं इस फील्ड में आ गया, एंड आज के टाइम पे मैं बेटर कर रहा हूँ। तो सर रोहित नागर अभी एडटेक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है, इतना अच्छा तुम्हारे को भाई टिप्स देता है, या अदरवाइज ये ओवरऑल इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि क्या होता है, लोग ना सोशल मीडिया की पावर को नहीं समझते। सोचो पूरा दिन तो वो बंदा सोशल मीडिया चलाता है, आज का हर बंदा, ठीक है, और फिर भी कहता है ये वीक है। जिस चीज ने पूरे दिन तुम्हें अपने साथ ग्लू कर दिया, चिपका दिया, वो वीक है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स कहते रह जाते हैं कि मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल पे रील देखता रहता है, तो सबसे पावरफुल तो रील है, राइट। तो जो बंदा रील बनाता है ना, आपको लगेगा रील बनाता है, शॉर्ट बनाता है, क्या है, पर सबसे ज्यादा पावर उसके पास है आज की डेट में। ये बात जो समझ गया, जैसे एक जमाना था टीवी देखते थे लोग, ठीक है, टीवी सारे लोग देखते रहे, फोन था नहीं। टीवी पे हमने देखी हार्पिक की ऐड, हमने देखी संतूर की ऐड, ठीक है, गोदरेज नंबर 1 की ऐड, लक्स की ऐड, ठीक है, डाबर लाल टूथपेस्ट की ऐड। अगर टीवी पे पार्ले जी की ऐड हम ये ना देखते तो ये ब्रांड एग्जिस्ट ना करते, ठीक है। इनमें से मैक्सिमम ब्रांड एग्जिस्ट ही ना करते, हमें पता कैसे चलता इनके बारे में। तो टीवी इतनी, क्योंकि टीवी और टीवी की पावर कहाँ से है कि लोग उस पर बैठ के कंटेंट देखते रहे।
महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे और सोप्स देखते थे, ठीक है, सास बहू सीरियल देखते थे। हाँ। तो वहाँ के उसके बीच में एड आती थी, एड से कंजम्पशन ड्राइव होता था और उस वजह से इतनी हजारों हजारों करोड़ की कंपनियां बनी। पर आज लोग टीवी नहीं देखते, हर घर में एक नहीं 5-5 टीवी है, जो कि ये है मोबाइल टीवी की जगह ले चुका है। और जहाँ पे टीवी पे एक ही कंटेंट सबके लिए आता रहा, ये कस्टम कंटेंट हर किसी के हिसाब से फिगर आउट करके देता है, क्यूरेट करके देता है कस्टम कंटेंट। पापा का अलग कंटेंट है तो मेरा अलग है, मम्मी का अलग है ना, बहन का अलग है, भाई का अलग है, सब ठीक है, सबका अलग कंटेंट है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आज की कंजम्पशंस कौन ड्राइव कर रहा है? कंटेंट। मेरा दोस्त जो मैं बता रहा था सोशल मीडिया वाली बात, जैसे मैंने अभी करी, इंस्टाग्राम से ही 300 करोड़ का धंधा बनाया। इंस्टाग्राम ने 300 करोड़ की कंजम्पशन ड्राइव करी। मामा अर्थ पता है, ठीक है, उनकी सेल होगी मेरे ख्याल 1500-2000 करोड़ रुपए। अच्छा, सारा सोशल मीडिया से, ठीक है। शुगर ये ब्रांड है सोशल, वो तो लिटरली सोशल मीडिया से ही चल रहा है मामा। सारे यार आज के ब्रांड जो है वो सोशल मीडिया से ही बनेंगे। वो ज्यादा सुपीरियर है, सुपीरियर नहीं यार, सबके 5 फोन, पापा का अलग फीड, तेरी अलग फीड, ये ज्यादा सुपीरियर है। सब लोग एक ही चीज देखें वो सुपीरियर है, फोन वाली ज्यादा सुपीरियर है ना। तो सुपीरियर चीज है, यहाँ से ज्यादा ब्रांड बनेंगे और ज्यादा डीप रूटेड ब्रांड बनेंगे। तो वहीं से ही एजुकेट। एक बात बताओ, आज की डेट में जो सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है ब्लैक कलर वाली, ठीक है, और जो उसके बाद इससे पहले एक और थी ब्लू कलर वाली, ठीक है, ब्लू और ग्रीन न्यू करके लोगो था कुछ, ठीक है, ये यूट्यूब से नहीं बनी, यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई है दोनों, ठीक है। तो यूट्यूब की पावर है ना। और वहाँ वो 15 साल का बच्चा कह रहा है कि नहीं ये जो है ये घटिया काम है, हाँ, ये तो लास्ट ऑप्शन है, खराब ऑप्शन है। हाँ, सही में लिटरली लास्ट ऑप्शन है। ये तो अनपढ़ता है ना उस कहने वाले की, उसको पता नहीं है, समझ गए। वो हमेशा व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता रहा। तो कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं जो पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि यार ये बंदा बैकएंड में कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे कैसे काम कर रहा है। ऐसे बहुत कम परसेंटेज होती है। इसमें क्या बात है, लोग सोच रहे हैं मैं कैरी मिनाटी की वीडियोस देखता हूँ तो मैं तो नल्ला हूँ। तो इसका ये मतलब थोड़ी कैरी मिनाटी भी नल्ला है, वो बना रहा है, पॉइंट है। कंटेंट कंज्यूम करने वाला तो हो सकता है नल्ला हो सही बात है, पर जो कंटेंट बना रहा है वो तो प्रो है। ये एग्जैक्ट एग्जांपल दे दिया। कैरी मिनाटी तो इतना स्किल्ड आदमी है जितने कोई स्किल्ड हो ही नहीं सकते। सोचो, एक तरफ भाई प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा है, एक तरफ बॉलीवुड है। मुझे लगता है बॉलीवुड की मूवीज जो होंगी ना, जो बनाते होंगे, मैक्सिमम लोग वो भी कैरी मिनाटी से कम व्यूज लाते होंगे, ठीक है। और क्योंकि और सोचो उन सबको पीछे छोड़ दिया जहाँ पे भाई IIT IIM के लोग होते हैं, ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पे टॉप इंजीनियर्स होते हैं जो डायरेक्शंस करते हैं, ये सब करते हैं। बेस्ट स्कूल्स, वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, IIT IIM भी होते हैं, उनसे भी बढ़िया स्कूल जो वर्ल्ड के वहाँ से पढ़े हुए होते हैं। और वो लोग, और उनके पास तमाम एक्सपीरियंस होता है। उन सबको एक लड़का फरीदाबाद में बैठ के सबको उसने जूम उड़ा दिया। कितना दिमाग होगा उसमें, वो तो प्रो है। कैरी मिनाटी तो गॉड है, उसको देखने वाला बंदा बेकार है। हाँ, सही बात है ना, सही बात है एकदम। तो ये समझ, ये फर्क समझो, ठीक है भाई। क्रिएटर तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, हाँ, दिक्कत व्यूअर में, हाँ, और पॉइंट इज व्यूअर में भी दिक्कत नहीं है, पर वो है कि व्यूअर, जैसे फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी के एग्जांपल ले ले, ठीक है, तुम फ्री टाइम में देख रहे हो, तुम भी गलत नहीं हो, पर पॉइंट इज कि फिर ये भी समझो कि भाई वो बैकएंड में काम चलता कैसे है। जरूरी थोड़ी ना तुम जेई करते रहोगे, जब तुम भी कॉलेज में होगे तुम भी 5 चीजें सीखोगे। जैसे कॉलेज में बच्चा आता है, उसके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, 5 मतलब कि भाई n ऑप्शंस होते हैं, हाँ n ऑप्शंस होते हैं कि भाई मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, या फिर मैं XYZ चीजें करूंगा, या फिर मैं एक प्रॉपर कोर इंजीनियर बन जाऊंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। बाद में वो सोसाइटीज में पार्ट लेता है, वहां पता चलता है कि यार मैं तो सिंगर भी बन सकता हूँ, मैं डांसर भी बन सकता हूँ, मैं म्यूजिशियन भी बन सकता हूँ। ऐसे ही यूट्यूब है कि तुम इसके पीछे सोचो भाई, कॉलेज में जब जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि भाई यूट्यूब भी अपने आप में बहुत अमेजिंग फील्ड है, पर बच्चे नहीं सोचते हैं, और जो लोग सोचते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं और कर भी रहे हैं। मैं जब 2018 में यूट्यूब पे कंटेंट बनाता रहा तो मेरे को IIT में ही समझते थे कि भाई ये फालतू काम कर रहे हैं, कि 2018 में तो ट्रेंड था ही नहीं
हाँ मैं आज यही तो- बोलने वाला था, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था, अब फिर भी 2-4 लोग समझ जाते हैं। जैसे क्या होता है मेरे कॉलेज में आज ना IIT दिल्ली में भी बहुत लोग यूट्यूब करते हैं, और जब कोई कहता है ना कि भाई ये क्या कर रहा है फालतू, तो कह रहे थे भाई निशान दिल को जानते हो, मतलब कि एक मेरे को देख के एक वो बन गया ट्रेंड कि भाई हाँ वो बंदे ने ये किया। आप सोचो, मतलब पता मुझे IIT से बहुत कॉल्स आए दोस्तों के, मेरे पीयर्स के, कि भाई जिन टीचर से हम पढ़ते रहे आज तूने उनके साथ बैच लॉन्च किया। तो भाई मतलब कि क्या बात कर रहा है। और 9+99999 भाई ऐसे मतलब बहुत कमेंट है, बहुत कमेंट कह रहा हूँ मैं, बहुत व्हाट्सएप्स आए मेरे को, ठीक है, कॉल्स आए। तो आज तो फिर भी ट्रेंड है, एक जमाने में नहीं था। नहीं था। बिल्कुल, जब मैं करता था ना तब तो था ही नहीं, 2018 में कोई क्रिएटर था ही नहीं। बहुत ही रेयरली कोई यूट्यूब के अंदर जेई का कोई क्रिएटर होगा। इनफैक्ट मेरी वीडियोस तुम देखोगे वन ऑफ द इनिशियल स्ट्रेटजी वीडियोस होंगी इस कैटेगरी की। तो मैंने वहाँ पे जब कर रहा था ना, और आज वो चीज़ अब 9 साल में, 8 साल में, 7 साल में जो बन गई है, ठीक है, कि आज यार मतलब मैंने ये चीज़ करी जैसे, तो उसकी पावर समझो ना। और बात रही IIT होने की, मैं कहता हूँ यार कि IIT का जो बेस्ट बैच है वो तो एक IIT नहीं ला सकता, उसके लिए एक IIT चाहिए होगा। तो मैं भाई वो मैंने करा वो, तो मतलब मैं तो यार हर तरह से अपना बेस्ट देता हूँ। लोगों का नज़रिया जो है वो करेक्ट करने की ज़रूरत है, कि चीज़ को छोटा दिखाने के इंटेंट से ही जब आप देखोगे तो सही नहीं आएगा। आप देखो ना, यू अप्रिशिएट द गुड इन इट। मैंने आपको कैरी मिनाटी का गुड बताया, मैंने आपको हर्जी का गुड बताया। क्या आप गुड देखते हो? क्या आप अच्छा देखते हो? दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, क्रिटिसिज्म तो चलो ठीक है, सही भी होता है गलत भी होता है, पर लोगों का पॉइंट ये रहता है जो बंदा खुद कुछ नहीं कर पाता ना वही दूसरे में कमी निकालता है। बिल्कुल होता है, जो जिसको पता है ना कि सक्सेस कितना मुश्किल से मिलता है, वो बंदा हर किसी की रिस्पेक्ट करता दिखेगा आपको। और जिसको जो हवा में जी रहा है वो बंदे को लगेगा कि भाई, मतलब जैसे मैंने संकल्प वाला एग्जांपल दिया कि भाई लोग उसको कहते हैं कि भाई मतलब कि NIT का है, ये है वो है, पर जो भाई जैसे अब मैंने मेहनत करी, तुमने मेहनत करी, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुमने भाई मेहनत करी, तुमने अपना ड्रॉप ईयर में अपनी लाइफ चेंज करी, ठीक है, तो जिसने मेहनत करी वो तो रिस्पेक्ट करेगा, और जिसने कुछ नहीं किया उसको लगेगा भाई कि क्या है। ऐसे नहीं होता है, मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर चीज़ में अच्छा देखना चाहिए, बहुत अच्छा है दुनिया में। सो गाइज यही था आज के पॉडकास्ट में, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया निशान भाई के साथ बात करने में। एंड अगर इन फ्यूचर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, सबसे पहले तो मुझे बताना कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा, मतलब आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था, नीचे प्रॉपर टाइमिंग लगा के मुझे बताना। एंड आपको ऐसे पॉडकास्ट और भी चाहिए तो मैं निशान भाई के ऑफिस आता रहूँगा, शूट करता रहूँगा। दूसरी चीज़, आज का जो सेशन था ना हमारा, ये था A to Z कंप्लीट रोड मैप। मतलब अगर तुमने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है, इसका मतलब ना तुम फिर कोई चीज़ छोड़ोगे नहीं। मतलब तुम जेई प्रिपरेशन करोगे ना 1 साल 2 साल, या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो तुम्हारी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तुम्हारी स्ट्रैटेजी से लेके तुम्हारी जो भी तुम्हारी गलतियां होंगी, मतलब अच्छी बात है ना, तुमने पहले ही गलतियां देख ली तो फिर तुम आगे गलतियां नहीं करोगे। तो ये ना प्रॉपर एक पॉडकास्ट था जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड जो भी आपका फेवरेट पार्ट था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैंने भी कुछ अपनी चीज़ें शेयर की हैं, ज़्यादातर मैंने चांस दिया निशान भाई को बोलने के लिए, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी तो तुम सुनते रहते हो। पॉइंट इज कि निशान भैया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड डेफिनेटली यार जो चीज़ इसके अंदर शेयर करी है ना, तुम डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तो लाने वाला हो। यस और नो? जो पूरी बातें फॉलो करेगा अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचेगा, और जाहिर सी बात है इनमें बहुत बंदे अंडर 100 भी पहुंचेंगे। राइट। सो गाइज यही था आज के पॉडकास्ट में। एंड भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से। ओके बाय।